नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर आपका जो सीबीएसई है उसने भी आप सबको गिफ्ट दे डाला है। और गिफ्ट के रूप में दिया है क्या भाई साहब? 2024 का सैंपल पेपर, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर 2040 के आ गए हैं। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे रिप्लाईज आए कि भैया इसका सोल्यूशन जल्दी से करवा दो। तो आपके रिप्लाईज पर इसका सोल्यूशन जल्दी से मैं करवाने भी आ गया हूं। अब देखो, ये एक बड़ा सेशन होने वाला है, तो जब भी आप इसको देखो पानी वानी अपने साथ लेकर के बैठो, ताकि आप बीच में उठो नहीं, है ना। पूरे पेपर को देख लो, मार्किंग स्कीम भी समझ में आ जाएगी, पेपर भी समझ में आ जाएगा, और अपने आप में कॉन्फिडेंट भी फील करोगे कि हाँ, हाफ ईयरली में मैं अच्छा कर पाऊंगा। हाफ ईयरली रोड मैप होता है आपका बोर्ड्स में अच्छा करने का, ठीक है ना। तो आज का सेशन किस पर होने वाला बेटा? इंग्लिश सैंपल पेपर 2024 का सोल्यूशन। और हमारा नाम तो आप जानते ही, आपके अपने आदित्य भैया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, और जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या मिलता है? द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शंस में आपको पेपर देना पड़ेगा? एक तो होगा भाई साहब आपका रीडिंग सेक्शन, एक सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका रीडिंग सेक्शन। उसके बाद जिस सेक्शन से आपको डील करना है वो होगा आपका राइटिंग सेक्शन, एंड एट लास्ट आपको जिससे डील करना है वो होगा लिटरेचर सेक्शन। और सबसे ज्यादा नंबर जो कंटेन करता है वो लिटरेचर कंटेन करता है, 40 मार्क्स। हालांकि आप इस सेशन में सब कुछ देखेंगे, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो या लिटरेचर हो, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट में आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। और बहुत ही बेसिक सी चीजें जो आप सभी को पता है कि ये 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके 80 होंगे, बाकी के 20 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है जी। क्लियर है इतना? तो ये तो बेसिक बातें हैं, सभी ने देख रखी है और नहीं देख रखी है तो देख लो बेटा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको डील करना पड़ेगा रीडिंग सेक्शन से। तो रीडिंग सेक्शन यानी कि रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 2 पैसेजेस आते हैं। 2 पैसेजेस में से जो पहला पैसेज होता है बेटा वो 12 मार्क्स कंटेन करता है, और जो दूसरा पैसेज होता है वो 10 मार्क्स कंटेन करता है। अब ऐसा क्यों भैया? क्योंकि जो पहला पैसेज होता है बेटा वो डिस्क्रिप्टिव होता है, और जो दूसरा पैसेज होता है वो फैक्चुअल होता है। फैक्चुअल ज्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो पहला वाला होता है डिस्क्रिप्टिव या फिर लिटरेरी, वो काफी बड़ा होता है और उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भैया इस तरीके के पैसेजेस को कैसे डील करें, क्योंकि हमने बहुत सारा, आप जब कराते हो तो हो जाता है, लेकिन हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि पैसेज अगर हमारे सामने आए तो मुझसे डरे नहीं। तो ना डरने का सबसे पहला मूल मंत्र अपने गांठ बांध लो, वो ये है कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पैसेज नहीं। फिर से बोल रहा हूं, जब आपके सामने पैसेज आए, चाहे आज चाहे कल को एसएससी का पेपर देना, एनडीए का पेपर देना, सीएचएसएल का पेपर देना, बैंक का पेपर देना, पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए जाकर के, उसके बाद आप मूव ऑन करिए पैसेज पर। ऐसे फायदा क्या होगा भैया, ये भी बता दीजिए। फायदा बच्चे ये होगा कि जब आप पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लोगे, तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे ना, तो आपकी आंखें उस जगह जरूर रुकेंगी जहां पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर दिया गया है। तो आपको समस्या नहीं होगी उसका आंसर देने में, क्योंकि आपकी आंखें पहले ही ढूंढ के निकाल लेंगी। आइए, तो पैसेज बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ जाते हैं। और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और आप भी जानते हो लेंदी वीडियोस ज्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करते। आप लोग ही देखते हो, आप डालोगे यूट्यूब पर कि भैया सैंपल पेपर 2024, आपको जो दिखेगा आधे घंटे का आप देख लोगे, लेकिन मैं उतना छोटा भी नहीं करवा सकता, क्योंकि बेटा क्वालिटी के साथ क्वांटिटी दोनों को ही मुझे, है ना, मेंटेन करना है, दोनों का ही ब्लेंड करना है एक अच्छी तरीके से। तो फास्ट रहूंगा, लेकिन आपकी जितने भी डाउट्स हो क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारी आंखों के सामने आया है वो ये है, सिलेक्ट द ओपिनियन ऑप्शन दैट क्लासिफाइज आर्थर्स कंफ्यूजन। अब आर्थर कौन है? होगा कोई भी बंदा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिलेक्ट द ओपिनियन दैट क्लासिफाइज आर्थर कंफ्यूजन अबाउट, किसके बारे में? ड्रास्टिक इवेंट सच एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होम प्लेनेट। पहली बात तो ये बता दी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होम प्लेनेट, और दूसरी बात द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। ये 2 चीजें हैं जिन पर उसका जो कंफ्यूजन है आर्थर का आखिरकार क्यों है। फिर आपको ये ऑप्शंस देखने, रूटीन एंड बोर्डम, एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, साथ ही साथ आ जाएगा लॉस एंड चेंज, और लास्ट ऑप्शन है काम एंड रिलैक्सेशन। परेशान नहीं हो, बस पढ़ो और आगे बढ़ो और कुछ नहीं करो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द व्हाइट लैब माउस। आपको अब बताना है दूसरे क्वेश्चन में, ये व्हाइट लैब माउस जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। कहां पर बेटा? कंट्रोल रूम ऑफ द हार्ट ऑफ गोल्ड स्पेसशिप। ये जो स्पेसशिप है हार्ट ऑफ गोल्ड, इसमें इस व्हाइट लैब माउस का क्या रोल है? क्या वो एक कैप्टन है शिप का? वो शिप का कैप्टन है भाई साहब, या फिर
है ना, शिप का कैप्टन है, या फिर इट सर्व्स एज द शिप्स कंप्यूटर, या फिर ये शिप का कंप्यूटर है, या फिर पेट है किसी का, या फिर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। आपको जब आप पढ़ोगे पैसेज अपने आप से आंसर निकाल लोगे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है शेयर एविडेंस। अब आपको एविडेंस देने हैं, यानी कि आपको किस चीज के सबूत देने हैं। अब किस चीज के सबूत देने हैं, देखते हैं। आपको सबूत देना है फ्रॉम द टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब जहां जहां ये 40 वर्ड्स 30 वर्ड्स आ जाता है, पक्का वो क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है ना। ये देखो, ये 2 नंबर्स, ये 2 मार्क्स कंटेन करता है ये क्वेश्चन। तो आपको एविडेंस देना है 40 वर्ड्स में, किस चीज का बेटा, सपोर्ट द व्यू, किस चीज का सपोर्ट करना है आपको, राइटिंग स्टाइल इन डिस्क्रिप्टिव। आपको बताना है कैसे आप ये सिद्ध कर सकते हो जो ऑथर है उसकी राइटिंग स्टाइल डिस्क्रिप्टिव है, साथ ही साथ ह्यूमरस भी है। तो ये आप जब पढ़ोगे तब आप देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद अ कैरेक्टरिस्टिक और इट्स डिस्क्रिप्शन। अब आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन पढ़वा रहे हैं, बेटा सबसे सही तरीका यही है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो यही करता हूं, और आपसे यही चाहता हूं, क्योंकि आप एक होनहार स्टूडेंट हैं, तो आपका अप्रोच जो है वो लेजेंड्स का अप्रोच होनी चाहिए, वो टॉपर्स की अप्रोच होनी चाहिए। सब इसी क्वेश्चन के सामने से निकल करके जाएंगे, कोई ज्यादा टाइम लगाएगा, कोई कम टाइम लगाएगा। कम टाइम लगाने वाला वही होगा जो टॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, टॉपर अप्रोच फॉलो करेगा। तो ये वो होने वाली है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, फिर उसके बाद पैसेज। तो बिल्कुल बोर नहीं होना है कि यार ये क्वेश्चन पढ़ाए चले जा रहे हैं, पैसेज पढ़ा नहीं है, क्या ही समझे। अभी रुको, जब पैसेज पढ़ेंगे ना तब आपको दिख रहा होगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर आप खुद निकाल रहे होगे। आप ही निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद निकाल रहे होगे। 9 क्वेश्चन है तो 9 में से 7 के क्वेश्चन तुम बताओगे, बेटा इस बात का वादा है। सैंपल क्वेश्चन पेपर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ूंगा और तुम आंसर बता लोगे। आगे आओ, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद कैरेक्टरिस्टिक्स और इट्स डिस्क्रिप्शन। अब देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एक्सेप्ट वन कैन इन्फर दैट द माइस हु बिल्ड द अर्थ। अब आपको बताना है उन माइस, उन चूहों के बारे में जो क्या करते हैं, अर्थ को बनाते हैं, उनके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो। ठीक है, जहां पर ये चूहे की बात होगी वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अगला है क्वेश्चन हमसे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द क्या फोर्ड्स एक्सप्रेशन प्रेटी नीट। हाँ, अब कोई फोर्ड नाम का कोई बंदा होगा इस स्टोरी में जिसने क्या बोला, प्रेटी नीट। हाँ, अब यहां पर सिंपल सी बात है बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन की मीनिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन की मीनिंग पूछ रहा है। और जब भी मीनिंग पूछी जाती है तो वो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आपको भी इतना सब कुछ आता है, उसके लिए पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो, प्रेटी नीट यानी कि काफी साफ है, यानी कि इंप्रेसिव होगा, यानी कि काफी ज्यादा ब्यूटीफाई किया गया होगा इस तरीके से। तो प्रेटी नीट यहां पर आप ये भी देखो, पॉजिटिव बात की जा रही, कैसी बात की जा रही, पॉजिटिव नोट पर बात चल रही है। अब यहां पर इजी, इजंट इट, इजी पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या प्रेटी नीट सफाई से या कुछ शानदार से रिलेटेड है, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, कुड बी वर्ड्स। अब देखो ये निगेटिव वर्ड आ गया वर्ड्स, तो इसलिए तो ये तो पक्का ही नहीं हो सकता, ये भी काट दो। टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट देखो एक निगेटिव वर्ड आ गया, कैसा वर्ड आ गया, एक निगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, और बिना किसी संकोच के ऑप्शन नंबर सी को पिक कर लेना और वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है बच्चे, इंप्रेसिव। यस, अभी जब वापस आओगे फिर से इसको देख रहे होंगे, पर आपको इसके लिए तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ये बहुत ही सिंपल सा आपसे मीनिंग पूछा था, आपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन करना है 40 वर्ड्स में, व्हाई द नेम पैरानॉइड एंड्रॉइड इज कंसीडर्ड आयरॉनिक। अब यहां पर जो ये वर्ड यूज हुआ है भाई साहब, द पैरानॉइड एंड्रॉइड, ये जो वर्ड यूज हुआ है द पैरानॉइड एंड्रॉइड, आखिरकार इसे आयरॉनिक क्यों माना गया है, विडंबनात्मक क्यों माना गया है, ये आपको बताना है। तो जब आपके सामने द पैरानॉइड एंड्रॉइड आएगा वहीं पर चर्चा कर लेंगे पैसेज में। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है इन द लाइन। अब एक लाइन दी गई है, देखते हैं क्या हम पूछेंगे उससे। A body that looked like it had been cobbled together from space parts. What comparison does the word cobbled refer to? अब आपको बताना है कि ये जो वर्ड है ना cobbled, ये किस चीज को दर्शाता है, बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बात करेंगे cobbled किस चीज को दर्शाता है। 8वां क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉलोइंग इंपैक्ट द रीडर इवन दो दे नो मार्विन इज जस्ट एन एंड्रॉइड। अब यहां पर एक नाम आ गया भाई साहब, मार्विन एक एंड्रॉइड है, ठीक है ना, मार्विन एक एंड्रॉइड है। यहां पर एक और कैरेक्टर की क्या हो गई, एंट्री हो गई, मार्विन। ठीक है, पढ़ो इसको। आपसे पूछा जा रहा है ये पढ़ने के बाद जो रीडर है, जो आप और हम पढ़ रहे हैं ना इसको, एक्सेप्ट को, तो हमारे दिमाग में क्या प्रभाव पड़ रहा है वही हमसे पूछा जा रहा है। आओ देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर, ये मार्विन कौन बोल रहा है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू टॉक टू मी फॉर ओवर 2 मिलियन ईयर्स सेड मार्विन। मार्विन क्या बोल रहा है, मैं किसी से 200 सालों से, 200 मिलियन सालों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और इसका आंसर आपको देना 40 वर्ड्स में, किस तरीके से रीडर के दिमाग को झकझोर देता है, रीडर के दिमाग पर कैसा प्रभाव डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रीड द 5 हेडलाइंस। अब यहां पर 5 हेडलाइंस दी हैं, ए से लेकर के ई तक, ए बी सी डी ई।
यहां पर दी गई है और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा, ये ए बी सी डी दे रखी है और क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन, आपको सॉरी, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द हेडलाइंस दैट डज और डज नॉट करस्पॉन्ड विद अकरेंसेज इन द पैसेज। अब यहां पर आप लोग इसको भूल जाते हो कि बोला गया डज और डज नॉट, आपसे ये नहीं पूछा गया क्या पैसेज में आता है, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से वो हेडिंग्स हैं जिनका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो बता लोगे। चलो 9 ही क्वेश्चंस थे, अब लगातार पढ़ते हैं क्या चल के पैसेज, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलो जी, यहां पर आपका पैसेज आ गया। अब मैं पहले ही आपको पैसेज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल ये ना लगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। आओ जरा, हाँ जी अब ठीक है, आ जाओ, आओ समझते हैं। तो बेटा ये जो पैसेज है इसमें 2 लोग हैं, एक का नाम क्या है बेटा, एक का नाम है अर्थर और दूसरे का नाम है फोर्ड। ये 2 लोग हैं और दोनों के दोनों क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों फ्रेंड हैं। क्या है, ये दोनों के दोनों फ्रेंड हैं, यानी कि दोस्त हैं। अब ये जो आर्थर है ये क्या है, आर्थर एक आम आदमी है, यानी कि अर्थमैन है। आर्थर क्या है, एक अर्थमैन है। और दूसरी तरफ ये जो फोर्ड है ये एक एलियन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो अर्थर है वो अर्थमैन है और फोर्ड क्या है, एक एलियन है। अब चूंकि ये एलियन है तो इसके पास ज्यादा सेंसेस हैं, है ना। हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन इसके पास 5 से भी ज्यादा सेंसेस है। इसलिए इसको क्या पता चल जाता है, इसको पता चल जाता है कि एक और बुरे एलियंस का टोला आ रहा है, या बुरे एलियंस कई सारे आ रहे हैं। क्या करने के लिए, बुरे एलियंस कई सारे आ रहे हैं जो हमारी प्यारी अर्थ है उसको क्या करने के लिए, उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अर्थ को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब जब ये किसको बताता है, ये वाली खबर ये जो एलियन दोस्त है ना इसका फोर्ड, ये किसको बताता है, ये फोर्ड ये सारी बातें कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं, ये बता देता है किसको, अर्थमैन यानी कि अर्थर को। और उसके बाद ये दोनों के दोनों कहां जाते हैं, ये दोनों के दोनों जाते हैं भैया स्पेस में। दोनों के दोनों कहां जाते हैं बच्चे, स्पेस में जाते हैं और जा करके उन लोगों को क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं। किसको डिफीट कर देते हैं, किसको डिफीट करते हैं बताओ, किसको हराते हैं, ये हरा देते हैं जाकर के उन बैड एलियंस को। अब ये तो मैंने आपको पूरा एक तरीके से समरी बता दी, अब आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब जो जो चीजें इसमें इंट्रोड्यूस होंगी वो आप देखते रहोगे। आओ शुरुआत करते हैं। Arthur lay in his cabin still trying to piece together, है ना, still try to piece together the events of the last few hours। अभी देखो अर्थर अपने कैबिन में बैठा हुआ है ना, कहां पे, स्पेसशिप के, और क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है जो भी अभी पिछले घंटों में हुआ है उन सभी चीजों को अपने दिमाग में क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए। तो आगे, he had watched his home planet of earth be demolished to make way for a hyperspace bypass being saved by the friend Ford and then whisked away on a ship that was powered by an infinitive improbability drive। It was all too much for him। आओ अब बात करते हैं यहां पर। देखो जी, ये अपने कैबिन में बैठा हुआ है, कौन, ये जो अर्थर है अपने कैबिन में बैठा हुआ है और सभी चीजों को क्या कर रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है जो भी अभी पिछले कुछ घंटों में हुआ। पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ, पिछले कुछ घंटों में उसको खबर मिलती है कि भैया अर्थ जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है, क्योंकि कुछ एलियंस है जो आ रहे हैं अर्थ को क्या करने, खत्म करने के लिए। और क्यों आ रहे हैं, वो खत्म करने के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो 2 गैलेक्सीज के बीच में, अगर ये गैलेक्सी 1 है और ये गैलेक्सी 2 है, तो वो 2 गैलेक्सीज के बीच में एक हाइपर स्पेस बनाना चाहते हैं, मतलब सीधा सीधा रास्ता बनाना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में अर्थ पड़ रही है, तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये अपने दोस्त फोर्ड के साथ जाता है स्पेसशिप में और उनको हरा करके वापस आ जाते हैं। विस्ट का मतलब क्या है, विस्क का मतलब है ये लोग तेजी से जाते हैं और बहुत तेजी से वापस भी आने लग जाते हैं, ठीक है ना। टू गो समवेयर क्विकली, किसी जगह पे बहुत जल्दी से चले जाना। किस पर, शिप पर जाते हैं। जो शिप पावर कहां से पाती है, उसका सोर्स क्या है पावर का, इन्फिनिट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव। आपने कई सारी मार्वल की मूवीज देखी होंगी, यानी कि आपने वो भी मूवी देखी होगी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, देख लेना कभी ना कभी। तो उसमें आपको दिखाता है कि कैसे जो शिप्स होते हैं वो लगातार शून्य से जाते हैं, टाइम को चीरते हुए, यानी कि अंतरिक्ष में स्पेस को चढ़ते हुए, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, लड़ाई लूड़ी करते हो, फिर सट्टे से वापस भी आ जाते हैं। तो उसी को बोला गया है इन्फिनिट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव। अभी भी नहीं समझ में आया है तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिवाय लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक क्या मिलेगी, हेडलाइन। आगे, इट वॉज ऑल टू मच फॉर हिम, और ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा है आखिरकार।
जस्ट देन फोर्ड स्टक हिज हेड अराउंड द डोर, और उसी समय जो फोर्ड था उसका सर थोड़ा सा भिड़ जाता है डोर से, यानी कि जहां पर स्पेसशिप में है तो एक कमरे से दूसरे जाने में डोर लगा होगा, एक कमरे को दूसरे कमरे से ज्वाइन करने के लिए, तो उसका सर लग गया होगा। फिर वो बोलता है फोर्ड हंसते हुए, थोड़ा सा मजाक करते हुए, हे अर्थमैन ही सेड कम एंड हैव अ लुक एट दिस। वो बुलाता है अर्थमैन, यानी कि अर्थर को फोर्ड बुलाता है, क्योंकि फोर्ड एक एलियन है। वो बुलाता है हे अर्थमैन, ओ अर्थ के प्राणी इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, ये देखो आकर के। अर्थर स्टम्बल्ड आफ्टर हिम डाउन अ कॉरिडोर एंड इनटू द शिप्स कंट्रोल रूम। अब जो अर्थर है क्या करता है, स्टम्बल करता है ना। स्टम्बल का मतलब होता है आप एकदम से लड़खड़ा के गिरने वाले होते हो, लेकिन गिरते गिरते बच जाते हो, तो स्टम्बल करते हुए यानी गिरते गिरते बचते हुए कहां पहुंच जाता है, मेन कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, ठीक है ना, कॉरिडोर से होते हुए। ही गेज्ड इन अमेजमेंट एट द बैंक्स ऑफ कंट्रोल्स एंड फ्लैशिंग लाइट्स, और वो एकदम चकाचौंध होकर गेज करता है, मतलब कि सब चीजों को एकदम निहारने लग जाता है, यार इतना सब कुछ, इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे कंट्रोल पैनल्स। और क्या देखता है वो, और देखता है इन द सेंटर ऑफ द रूम was a large console covered in buttons and switches, और एकदम बीचों बीच देखता है उस मॉनिटर रूम के कि वहां पर एक लार्ज कंसोल है जहां पर खूब सारे स्विचेस हैं, खूब सारी लाइट्स हैं, खूब सारे क्या बोलते हैं टिकर्स लगे हुए हैं, ऐसा करके या इस तरीके का कुछ देखता है और बिल्कुल अमेज्ड हो जाता है। एंड इन द मिडल ऑफ द कंसोल, और ये जो पूरा का पूरा कंसोल है जिसको आप कंसोल बोल रहे हो, इसके बीचों बीच वो क्या देखता है, इसके बीचों बीच वो देखता है एक सफेद चूहे को, व्हाइट माउस। अब देखो व्हाइट माउस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब अपनी बुद्धि को थोड़ा एकदम तेज कर लेना, अब आप आंसर पाने वाले हो किसी एक क्वेश्चन का। व्हाट्स दैट आस्क्ड अर्थर, तो अर्थर ने फोर्ड से पूछा ये चूहा दिखने वाला ये क्या है ना, वो पूछ रहा है। तो अर्थर ने क्या बताया, दैट्स द शिप्स कंप्यूटर। अब आपको आंसर मिल चुका है कि वो क्या है, चूहा, शिप कंप्यूटर है, शिप का कंप्यूटर है वो चूहा। अब देखो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसी तरीके से जब आप पैसेज के क्वेश्चंस पहले पढ़ते हो तो आपको आंसर मिल जाता है और आप जल्दी से अपने आंसर को निकाल पाते हो। दैट द शिप्स कंप्यूटर, फोर्ड सेड। अर्थर stared at the mouse, that's a computer, he said। और अर्थर उसको देखता कहता क्या ये एक चूहा है, वाकई में ये एक चूहा है, कहता हाँ ये अपसेट फोर्ड 5 डायमेंशनल। वो कैसा है, 5 डायमेंशनल है, यानी कि उसमें 5 डायमेंशन है, साथ ही साथ बायोलॉजिकली बेस्ड है, सुपर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, एंड इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लैब माउस, प्रेटी नीट, हाँ काफी ज्यादा इंप्रेसिव है ना। तो प्रेटी नीट हाँ का मतलब यहां पर क्या है, वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। यही आपसे पूछा गया था भाई साहब कि प्रेटी नीट हाँ का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आई डोंट नो। तो अर्थर बोलता मुझे नहीं पता इंप्रेसिव है कि नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक आई रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग एनी मोर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। व्हाई इज द माउस द शिप्स कंप्यूटर, आखिरकार एक चूहा शिप का कंप्यूटर कैसे हो सकता है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सेट फोर्ड। सेट ने कहा ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें लॉन्ग की कहानी शॉर्ट में बताऊं तो ये समझ लो, माइस बिल्ड द अर्थ। ओके, ये क्वेश्चन में आया था, माइस बिल्ड द अर्थ, यानी कि यहां पर भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप आंसर को पकड़ पाओ। तो माइस बिल्ड द अर्थ एज अ जायंट कंप्यूटर टू फिगर आउट द, क्या बोल रहा है कि माइस जो थे उन्होंने बिल्ड किया था अर्थ को एज अ जायंट कंप्यूटर टू फिगर आउट द अल्टीमेट क्वेश्चन, क्या अल्टीमेट क्वेश्चन को फिगर आउट कर सके, ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स एंड द एवरीथिंग। तो पता चला कि ये जो चूहे हैं उन्हीं ने ही इस पूरे संसार को क्या किया, बनाया है ना। बिल्ट द अर्थ एज अ जायंट कंप्यूटर, उन्होंने इस अर्थ को एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया है और लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चूहों का इतना ज्यादा रोल है ना। ये फोर्ड बोल रहा है, जरूरी नहीं है अर्थ में भी चूहों का वही वोकाल हो, क्या पता जिस शिप से या जिस प्लेनेट से फोर्ड आया है वहां पर चूहों का इतना ज्यादा, समझ रहे हो, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते हो, ऐसा कुछ। तो देन दे रैन आउट ऑफ मनी, और फिर जब चूहे रैन आउट मतलब पैसों की कमी हो गई उनके पास, एंड हैड टू डिस्ट्रॉय इट, और फिर उन्हें क्या करना पड़ा, अपने इस मिशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, टू मेक वे फॉर अ हाइपर पास स्पेस, है ना, एक स्पेस बनाने के लिए हाइपर पास। सो नाउ दे आर यूजिंग द हार्ट ऑफ गोल्ड टू फिनिश द कैलकुलेशन। तो अब ये लोग इस शिप का यूज कर रहे हैं, किसका, शिप का नाम क्या है, हार्ट ऑफ गोल्ड, ताकि ये पता कर सके कि किस तरीके से लाइफ फंक्शन करती है। आगे बढ़ते हैं। अर्थर वॉज अबाउट टू से समथिंग, अर्थर कुछ कहने ही वाला था, तभी एट द मोमेंट द शिप्स इंटरकॉम क्रैकल्ड टू लाइट, उसी समय जो शिप का इंटरकॉम था उसमें से कुछ आवाज आई। क्या आवाज आई, गुड इवनिंग हार्ट ऑफ गोल्ड, सेड अ स्मूथ कंप्यूटराइज्ड वॉइस, दिस इज एडी योर शिपबोर्ड कंप्यूटर, आई एम फीलिंग अ बिट depressed today, would you like me to sing you a song, oh not again, groaned Ford। अब देखो, तो अभी वो कुछ बोलने ही वाला था अर्थर की, एकदम से आवाज आती, क्या आवाज आती है, गुड इवनिंग हार्ट ऑफ गोल्ड, एक स्मूथ कंप्यूटराइज्ड आवाज आती है और बताता है मैं एडी हूं, है ना, आपका कौन हूं, एडी हूं, आपका शिप बोर्ड कंप्यूटर, और मैं आज बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, क्या आप लोग गाना सुनना चाहेंगे। तो
ग्रोन करके फोर्ड क्या बोलता है, मतलब थोड़ा गुस्से में आकर के बोलता है, ओ नॉट अगेन, मैं तुम्हारा दोबारा गाना नहीं सुनना चाहता हूं। इसका मतलब इस पॉइंट पर आपको क्या पता चला कि यहां पर क्या यूज किया जा रहा है, यहां पर यूज किया जा रहा है ह्यूमर। यहां पर इस लाइन में क्या यूज कर रहे हैं भाई साहब, ह्यूमर यूज कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा ना कैसे डिस्क्रिप्टिव और कैसे ह्यूमर है। अब देखो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी देख लो, यहां पर देखो बताया था, पीछे आओ, व्हाट्स अर्थर सेड द मून, ये भी हो सकता है बाकी, हाँ ये देखो यहां से लेकर के अगर तुम देखना शुरू करते हो इस जगह से तो तुम समझ जाओगे काफी डिस्क्रिप्टिव भी है ये। इन द सेंटर ऑफ द रूम was a large console covered in a bottom and switches, and in the middle of the console was a small white house और white mouse। और ये चीज क्या दिखाती है कि ये जो पैसेज है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है चीजों को। ठीक है, यहीं पर बताता चल रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे चलो। एडी वुड यू माइंड शटिंग अप सेड अर्थर। अर्थर ने क्या बोला कि एडी क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो चुप हो जाता है सेड अर्थर। अर्थर साइंड एंड लीन बैक अगेंस्ट द कंसोल। और इस बार अर्थर क्या कर रहा है, वो अपना पीठ को कंसोल जो बड़ा सा पैनल है वहां पर अपनी पीठ रख करके अपनी आंख बंदी करता है कि तभी क्या आवाज आती है, तभी आवाज आती है क्या, उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, हेलो इट सेड, हेलो आवाज आती है। अर्थर एकदम से जंप कूद जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। हु इज देयर ही सेड, और पूछता है यहां पर कौन है। इट्स मी सेड द वॉइस मार्विन। अब यहां पर एक नया कैरेक्टर की एंट्री हो रही है मार्विन की। तो ये जो वॉइस थी क्या कहती है, ये मैं हूं मार्विन। अब मार्विन सेड अर्थर हु इज मार्विन, तो कहता है अर्थर क्या बोलता है, मार्विन कौन, मार्विन मार्विन कौन है यहां पर, द पैरानॉइड एंड्रॉइड। ओके, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द पैरानॉइड एंड्रॉइड। पैरानॉइड का मतलब क्या है बच्चे, पैरानॉइड का मतलब होता है फियरफुल, है ना। पैरानॉइड का अगर मैं बात करूं तो पैरानॉइड का मतलब हो जाएगा फियरफुल, पैरानॉइड का मतलब हो जाएगा एंग्शियस, पैरानॉइड का मतलब हो जाएगा मैड, पैरानॉइड का मतलब हो जाएगा सैड, है सॉरोफुल, ये सारे वर्ड हो जाएंगे पैरानॉइड। तो मैं एक पैरानॉइड एंड्रॉइड यानी कि पैरानॉइड रोबो हूं, रोबो बोलो या रोबोट बोलो, पैरानॉइड रोबोट हूं। सेड द वॉइस। अर्थर लुक्ड अराउंड बट ही डिडंट सी एनीवन। अर्थर ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वेयर आर यू ही सेड, और अर्थर ने पूछा तुम हो कहां पर आखिरकार, तो आई एम डाउन हियर ही सेड, उसने कहा मैं यहीं नीचे हूं। तो जब उसने नीचे की तरफ देखा, अर्थर लुक डाउन एंड सॉ अ स्मॉल मेटल फिगर शफलिंग अक्रॉस द फ्लोर। तब उसने जब नीचे देखा तो देखा कि एक स्मॉल मेटल फिगर ऐसा, है ना, शफलिंग इधर उधर चल रहा है, कहां पर, फ्लोर पर। आगे देखो, इट वॉज अबाउट 3 feet टॉल विद अ राउंड हेड एंड अ बॉडी दैट लुक्ड लाइक इट हैड बीन कॉबल्ड टुगेदर फ्रॉम स्पेयर पार्ट्स। और ऐसा लगता है जैसे कि उसको कॉबल किया गया, जैसे कॉबलर होता है क्या करता है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि कॉबल, कॉबलर जो है, कॉबल्ड जो वर्ड है किससे कंपेयर किया गया यहां पर, तो बेटा कॉबलर जो होता है, जो मोची होता है, वो क्या करता है, जूते के कई सारे क्या लेता है, जूते को बनाने के लिए चमड़ा लेता है, साथ ही कुछ कीले लेता है, साथ ही कुछ प्लास्टिक का पार्ट लेता है, और इन सबको जोड़ करके क्या बना देता है, जूता बना देता है। उसी तरीके इसको, ये जो मार्विन है ना रोबो, जिसको आप बोल रहे हो पैरानॉइड रोबो, इसको भी कई सारी चीजों को जोड़ करके, कई सारे मेटल्स को जोड़ करके बना दिया गया है। वॉइस वॉज मोनोटोन। अभी आगे पढ़ते हैं। इट्स आईज वर अ रेड, डल रेड, और इसकी आंखें कैसी थी, डल रेड थी। एंड इट्स वॉइस वॉज अ मोनोटोन, और इसकी जो आवाज थी वो मोनोटोन थी। मोनोटोन यानी कि मेरा नाम आदित्य तिवारी है, मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं, यानी कि एकदम टोन मोनोटोनस थी। उसमें ना तो किसी प्रकार का क्या था, जो बोलते हैं ना वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था, बिल्कुल एक जैसी, नीरस जिसे आप बोल सकते हो। आगे, आई बीन वेटिंग फॉर समवन टू टॉक टू मी फॉर ओवर 2 million years सेड मार्विन। ओ भाई साहब, मार्विन क्या बोल रहा है कि मैं लगभग 200 सालों से वेट कर रहा हूं, 200 मिलियन सालों से, कि किसी से बात कर सकूं। अब यहां पर क्या पता चलता है, यहां पे तुमको पता चलता है लोनलीनेस दिखाई जा रही है, अकेलापन दिखाया जा रहा है, आइसोलेशन दिखाया जा रहा है ना, दूरी दिखाई दे रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया जा रहा है इस लाइन के माध्यम से। क्योंकि हम सभी भी कभी ना कभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, लोगों से दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा अकेलेपन में चले जाते हैं, तो उससे ये रीडर के मन में उस तरीके की भावनाओं को लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि ये जो एक्सेप्ट है कहां से लिया गया, एक्सेप्ट फ्रॉम द हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डॉगलस एडम्स, और इसमें 444 वर्ड्स यूज किए गए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जिनका आंसर आप हंसते हंसते कट जाए रास्ते की तरीके दे दोगे। अब पहला ही क्वेश्चन आपसे जब पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भैया बता दो कि अर्थर का जो कंफ्यूजन था, है ना, किस चीज को लेकर के, डिस्ट्रक्शन ऑफ द होम प्लैनेट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज करेक्टली, तो आप कौन से ऑप्शन
करेक्ट चुनोगे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होम प्लेनेट यानी कि लॉस, है ना, अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा किसी अपने होम प्लेनेट का तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लॉस, आप चीजों को खो दोगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज यानी कि अब आप परिवर्तन को क्या करोगे, अपने दरवाजे की चौखट पर आने दोगे, परिवर्तन यानी कि चेंज को। तो आंसर तो यही होना चाहिए, लॉस एंड चेंज। अब देखो पहला, रूटीन एंड बोर्डम, क्या आपने कभी ऐसा होते देखा है कि किसी की अर्थ पर रोज रोज आ रहे हो थ्रेट्स कि भैया एलियन आ रहे हैं मारने, तो रूटीन तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए तो सरासर गलत है। एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, भाई कोई एक्साइट तो नहीं होगा कि मेरी धरती खत्म होने वाली, मैं एक्साइटेड हूं, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, काम एंड रिलैक्स, अगर आपको पता चले कि आपकी धरती खत्म होने वाली तो क्या आप काम रह पाओगे, रिलैक्स रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लॉस एंड चेंज। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड और यहां से आपने इस तरीके से भी निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द व्हाइट लैब माउस। व्हाइट लैब माउस है क्या उस पूरी की पूरी शिप का, आपको अभी मैंने बताया ये जो व्हाइट लैब माउस है ये है इस शिप का कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एविडेंस दो भाई 40 वर्ड्स में कि डिस्क्रिप्टिव भी है और ह्यूमरस भी है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने तुमको बताया था, इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज अ लार्ज कंसोल कवर्ड in a buttons and switches and in the middle of the console was a small white mouse। और ह्यूमरस कैसे है ये आप बता सकते हो, ओ नॉट अगेन ग्रोन्ड फोर्ड, है ना, अब दोबारा से नहीं, जब क्या फोर्ड क्या किया, ग्रोन किया था यार, फिर से तुम बताओ गाना गाने लग गए भाई, तो यहां पर ह्यूमरस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है ना। हो सकता है इसमें थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। अब यह बताना है आपको कि वो जो माइस, जिन चूहों के बारे में आप बात कर रहे हो जिन्होंने पूरी धरती बनाई, आखिरकार वो कैसे चूहे रहे होंगे, तो भैया वो बहुत ही इंटेलिजेंट चूहे रहे होंगे, है ना, हाईली इंटेलिजेंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। अब आप केवल एक चीज लिखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक मार्क ही इसका मैक्सिमम मार्क है, तो केवल अगर आप इतना पॉइंट लिख देते हो तो काफी है। और या तो ये लिख दो या तो दूसरा लिख दो, लिखना एक ही है, इनडिफरेंट, क्या बोला गया, इनडिफरेंट टू द सफरिंग ऑफ अदर बींग्स, ये भी क्या बोली गई, उनकी एक ट्रेट बोली गई है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं इससे उतना सहमत नहीं हूं, लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाईली इंटेलिजेंट, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, क्योंकि उन्होंने अर्थ जैसे बड़े से प्लेनेट को इतनी बड़ी मशीन बना रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू मीनिंग ऑफ द प्रेटी नीट। प्रेटी नीट यानी कि कितना इंप्रेसिव है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। आगे आ जाए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 40 वर्ड्स में बताना, द पैरानॉइड एंड्रॉइड इज कंसीडर्ड आयरॉनिक। पैरानॉइड एंड्रॉइड, अब जब आप बोल रहे हो पैरानॉइड एंड्रॉइड, पैरानॉइड का मतलब हो गया सैड, है ना, पैरानॉइड का मतलब हो गया फियरफुल। तो और आप सभी को यह बताया बचपन से ही कि भैया जो एंड्रॉइड है, जो रोबोट है, उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, इसलिए यह बात बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या है, विडंबना क्रिएट करती है, आयरॉनिक है कि द नेम द पैरानॉइड एंड्रॉइड इज आयरॉनिक बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड, क्या, इट इज अनएक्सपेक्टेड फॉर अ रोबोट फॉर एग्जिबिट ह्यूमन लाइक इमोशंस, क्योंकि आप नहीं सोचोगे कभी भी कि कोई एक रोबोट जो है वो ह्यूमन लाइक इमोशंस आपको दिखाएगा, यानी कि ह्यूमन लाइक इमोशंस आपको किसी भी तरीके से वो शो करेगा। दूसरा क्या पॉइंट है, रोबोट्स आर ऑफन थॉट एज लॉजिकल एंड, रोबोट्स को माना जाता है कि वो लॉजिकल होते हैं और अनइमोशनल, उनमें इमोशंस नहीं होते हैं। साथ ही साथ वेयर एज द नेम पैरानॉइड, ये जो नेम है ना पैरानॉइड, क्या इंप्लाई करता है बेटा, इर्रेशनल फियर एंड एंग्जाइटी को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही आंसर है। आपको बताना कोई एक नहीं है, बताने कोई दो हैं, ठीक है ना, तो दो आपने बता दिए, एक और देख लेते हैं। इट प्लेस विद रीडर्स एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स ऑफ रोबोट्स, है ना, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है रोबोट्स को लेकर यही है ना कि भाई साहब एक मशीन होगी, काम करेगी बस, लेकिन यहां पर इमोशंस भी जोड़ दिए हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा एंगल है जो इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता इंसान कि भाई साहब इनमें इमोशंस होंगे, इसलिए इंसान की जो सोच है उसको ये क्या करता है, खंडित करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। 7 बोल रहा है, इन द लाइन अ बॉडी दैट लुक्ड लाइक इट हैड बीन कॉबल्ड। अब मैंने कॉबल्ड आपको बता दिया था कि कैसे कॉबलर जो होता है, मोची, वो क्या करता है ना, तो कंपैरिजन आपसे पूछा गया कॉबल्ड वर्ड का किससे, तो बेटा कंपैरिजन किसी और से नहीं बल्कि किससे किया गया, कॉबलर से, यानी कि बच्चा मोची से क्या किया गया, मोची से कंपैरिजन किया गया। हु टेक स्क्रैप्स, है ना, ऑफ लेदर, वो लेदर की क्या लेते हैं भैया, स्क्रैप लेते हैं, लेदर के टुकड़े लेते हैं, एंड स्टिच देम, और उनको जोड़ देते हैं टुगेदर टू क्रिएट अ शू, जूता बनाने के लिए। इन द सेम वे, उसी तरीके से विच द बॉडी ऑफ मार्विन जो है कैसे बनाई गई है, पुट टुगेदर बनाई गई है, और कॉबल्ड यूजिंग स्पेयर पार्ट्स का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा।
कह रहा है भैया मार्विन इज जस्ट एन एंड्रॉइड, है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपको ये सेंटेंस लिखूं तो आप जो रीडर है उसके दिमाग में क्या आएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू टॉक टू मी फॉर ओवर 2 मिलियन ईयर्स सेड मार्विन। तो आप ये तो पढ़ ही लोगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर कीवर्ड वो क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट कीवर्ड है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। साथ ही साथ क्योंकि वो क्या है, वो बोल रहा है मेरे पास बात करने को कोई था नहीं। साथ ही साथ इवोकिंग द सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, ये दो सेंस को भी इवोक कर रहा है। किस किस को बेटा? सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन को, और आइसोलेशन को, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भी कभी ना कभी लोनली होते हैं, तो हम इस चीज को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सट्रैक्ट का सबसे प्यारा और लास्ट क्वेश्चन है। हमको ये 5 टाइटल दिए गए हैं, जिनमें से कुछ टाइटल हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है इस पूरे के पूरे एक्सेप्ट से। आओ देखते हैं, नीचे से देखना शुरू करते हैं। इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल वाया न्यू इन्फिनिट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव, तो ये तो आपने सुन रखा है भैया कि हाँ यहां पर ट्रेवल की बात भी की जाएगी। किसकी? ट्रेवल की बात भी की जाएगी, और साथ ही साथ किससे ट्रेवल की बात की जाएगी? इन्फिनिटी इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल यूज किया गया है इसमें, इस चैप्टर में, या फिर बोल सकते हो इस एक्सेप्ट में। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताना है जिनका यूज नहीं हुआ है, तो ये गलत हो गया भाई साहब। अब ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी विल सून इनेबल द टाइम ट्रेवल, क्या ऐसा कुछ बताया गया कि कोई टेक्नोलॉजी होगी जिससे आप क्या कर पाओगे? टाइम ट्रेवल। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, और आपको वही पता करना है जिसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। न्यू स्टडी फाइंड्स एलियंस लिविंग अमंग अस, क्या कोई ऐसी स्टडी की बात की एक्सेप्ट में जहां पर बता रहे हो एक ऐसी स्टडी के बारे में जहां पर एलियंस हमारे बीच पाए जाते हैं? तो ऐसी स्टडी भी नहीं है। ये जरूर पता चलता है भैया कि जो फोर्ड है वो क्या है? एक एलियन है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि भाई कोई स्टडी की गई है जिसमें पता चला है कि हमारे साथ एलियंस रहते हैं। ऐसी स्टडी का जिक्र नहीं है। बी देखते हैं, हाइकिंग्स थ्रू स्पेस अ कमर्शियल टेक ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है बच्चा, है ना। ये बिल्कुल क्या है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर से, तो ऑप्शन नंबर बी, हाइकिंग्स थ्रू स्पेस, है ना, अ कॉमिकल टेक ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो क्यों मैंने इसको काट दिया, क्योंकि आपने भी पढ़ रखा है कि यहां पर एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ, उन लोगों ने अपने वर्ड को एंड होने से बचा लिया। तो बी, सी और डी तो हो गया। ए और देख लेते हैं बच्चा, ए क्या बोल रहा है भाई, आओ देखें। ह्यूमनाइट्स जर्नी विटनेस्ड बाय अ डिप्रेस्ड रोबो, हाँ तो ये जो ह्यूमैनिटी की जो जर्नी है किसने विटनेस की है? एक डिप्रेस्ड रोबोट ने, क्योंकि उसने भी लोनलीनेस को देखा, उसने भी क्या देखा? सेपरेशन को देखा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यूज किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ई आपको कहां मिल जाएंगे? आपको एक्सेप्ट में मिल जाएंगे, लेकिन बी, सी, डी आपको एक्सेप्ट में नहीं मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फैक्चुअल। उससे पहले आपको मैं कुछ सिखाना चाहूंगा। अभी तक आपने 12 नंबर की तो आपने तैयारी कर ली। कितने नंबर की बेटा? आपने 12 नंबर की तो तैयारी कर ली, क्योंकि आपने एक लिटरेरी पैसेज सॉल्व कर लिया, और 9 के 9 क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाते हैं? 12 नंबर। अब इसको सॉल्व करने के बाद बात खत्म नहीं होती, इसके बाद एक और आ जाता है क्या? अब आ जाता है भाई साहब अगला 10 नंबर का खेल। 10 नंबर का खेल क्या है भाई साहब? एक फैक्चुअल पैसेज। क्या? फैक्चुअल पैसेज। और फैक्चुअल पैसेज के लिए जरूरी नहीं है बेटा कि आप क्या करो, फैक्चुअल पैसेज के लिए ये बात जरूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चंस को जाकर के रीड करो, ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल पैसेज छोटे होते हैं। आप पहले इसमें क्या कर सकते हो? आप इसमें पहले पैराग्राफ को देख सकते हो, यानी कि पैसेज को देख सकते हो, या फिर आप क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, कोई फाउंडेशन नहीं है। आओ बढ़ जाते हैं आगे और पढ़ते हैं। तो ये हमारा बी है, इसको भी हमें करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ये 10 मार्क्स का है। आओ पढ़ते हैं। यहां पर बात की गई इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ सर्ज, देयर हैज बीन अ सर्ज, एक वर्ड मैंने पकड़ लिया, मैं बताऊंगा भी क्या होता है इसका मतलब। इन द बोथ ग्रुप एंड सोलो ट्रेवल अमंग यंग अडल्ट्स इन इंडिया। यहां पर बात की जा रही कि आज के समय में जो यंग अडल्ट्स हैं उनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में क्या उमाड़ आ गया है। काफी सारे लोग जो यंग अडल्ट्स हैं, जो यंग हैं, उनमें क्या आ गया है, चाहे वो ग्रुप ट्रैवल पर जाए या सोलो ट्रैवल पर जाए, पर वो सभी ट्रैवल करना चाहते हैं, वो सभी घूमना चाहते हैं। आगे बात करें तो अ सर्वे कंडक्टेड अमंग यंग अडल्ट्स एज 18 से 25 एम्ड टू एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड देयर ट्रैवल प्रेफरेंसेस एंड रीऑर्डर्ड द परसेंटेज वेरिएशन फॉर 10 कॉमन पॉइंट्स दैट इन्फ्लुएंस ट्रैवल चॉइसेस। और यहां पर एक सर्वे किया गया है लोगों के प्रेफरेंस को जानने के लिए, और इसका सर्वे का एम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एम्ड टू एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड देयर ट्रैवल प्रेफरेंसेस, कि लोगों का ट्रैवल प्रेफरेंस क्या होता है, कि आखिरकार लोग क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, और क्या चीजें हैं जो उनके ट्रैवल को बेहतर बना सकती हैं, उनकी यात्रा को बेहतर बना सकती हैं। चाहे वो क्या कर रहे हो, चाहे वो सोलो ट्रैवल पर हो, चाहे वो
लोनली ट्रेवल, ग्रुप ट्रेवल पर हो। आगे देखते हैं, एंड रिकॉर्डेड द परसेंटेज वेरिएशन फ्रॉम 10 कॉमन पॉइंट्स, और 10 कॉमन पॉइंट्स की यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले बात करने आ गए हैं सोलो ट्रेवल की, कि भैया सोलो ट्रेवल की बात हम पहले करेंगे, बाकी बातें पीने बाद। ठीक है, अमंग दोज हु प्रेफर, अब उन लोगों की पहले बात की जाएगी जो किसको प्रेफर करते हैं, जो प्रेफर करते हैं सोलो ट्रैवल को। किसको? सोलो ट्रैवल को। तो अब यहां पर इस पूरे पेज पर हम बात करेंगे सोलो ट्रैवल के बारे में। ठीक है, बात समझ गए? आओ, पहली बात क्या बोला, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। बहुत सारे जो सोलो ट्रैवलर्स हैं उनमें से 58% का क्या मानना है, उनमें से 58% लोग सोलो ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या चाहते हैं अपने जीवन में, वो चाहते हैं इंडिपेंडेंस, वो चाहते हैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस, स्वाधीन होना और फ्रीडम। ठीक है, दूसरी बात आप करो अगर, अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी, है ना, अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी। इससे क्या पता चलता है बच्चे कि 52% जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, अगर 100 सोलो ट्रैवलर्स हैं उनमें से 52 लोग जो सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, अपने अंदर जानना चाहते हैं और सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं कि आखिरकार वो अंदर से हैं क्या, उनकी सच्चाई क्या है, ये जानना चाहते हैं। और तीसरी बात है, सोलो ट्रैवलर्स अप्रिशिएटेड द एबिलिटी टू कस्टमाइज देयर आइटिनरी। और ये भी यहां पर एक बात की जा रही है। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं कि जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, अगर 100 सोलो ट्रैवलर्स हैं तो उनमें से 44 सोलो ट्रैवलर क्या चाहते हैं कि वो अपनी आइटिनरी यानी कि अपने हिसाब से चीजों को प्लान कर सकें, उनको कहां जाना है, किधर खाना है, किस होटल में रुकना है, कितना बजट उनके पास है, इन सभी चीजों को मैनेज कर सकें और अपनी इस क्वालिटी को बढ़ा सकें, हॉर्न कर सकें। इसलिए 44% लोग क्या करते हैं, अकेले ट्रैवलिंग पर जाते हैं। अच्छा ठीक है, आगे, चांस टू मीट न्यू पीपल ऑन देयर टर्म्स, ऑन देयर ओन टर्म्स। और साथ ही साथ 36% लोग ऐसे हैं जो लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों को जानना चाहते हैं, नए लोगों को अपने टर्म पर, इसलिए वो सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा सरसरी निगाहों से। तो यहां पर सोलो ट्रैवलर्स की बात हो रही कि क्यों लोग सोलो ट्रैवल करते हैं, तो आपको पता चला कि 58% लोग सोलो ट्रैवल क्यों करते हैं। 58% लोग सोलो ट्रैवल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट और फ्रीडम पा सके। 52% लोग सोलो ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, अपने आप को अंदर से जानना चाहते हैं और अपनी सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, अपने बारे में चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और तीसरी बात अगर करें तो भैया 44% लोग ऐसे हैं, कितने, 44% लोग सोलो ट्रैवलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी क्या जानना चाहते हैं, आइटिनरी को जानना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को जानना चाहते हैं। और लास्ट में 36% लोग कैसे हैं, 36% लोग ऐसे हैं जो नए लोगों से मिलना चाहते हैं ऑन देयर ओन टर्म्स, है ना, अपने टर्म पर लोगों से मिलना चाहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ये यहां पर ये बात करने आ गए हैं ग्रुप ट्रैवल की। अभी तक किसकी बात की थी इन्होंने, अभी तक बात की थी सोलो ट्रैवल की। अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पर हो जाएगा हैशटैग ग्रुप ट्रैवल। ठीक है ना, पहले सोलो ट्रैवल की बात की, अब ग्रुप ट्रैवल की बात की। वहां 4 पॉइंट दिए थे, शायद यहां भी 4 पॉइंट देख लेते हैं अपन लोग, कितने पॉइंट यहां पर आपको मिलेंगे। आओ, तो भैया द डिजायर फॉर सोशलाइजिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। अब अगर 100 लोग हैं जो ग्रुप ट्रैवल करते हैं तो उनमें से 61 लोग क्या चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा होती है कि भैया वो सोशलाइज हो सके, लोगों को जान सके, साथ ही साथ नए दोस्त बना सके। ये किसका बेटा मोटो है, ये ग्रुप ट्रैवलर्स का मोटो होता है कि भैया वो अगर जा रहे हैं कहीं पे तो 61% लोग चाहते हैं कि नए दोस्त बनाएं और क्या कर सके, सोशलाइज हो सके और सामाजिक रिश्ते हो सके। दूसरी बात, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अनफेमिलियर प्लेसेस 52%। 52% लोग ग्रुप ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहते हैं कि अगर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो पहली बार जा रहे हैं तो अपने आप को सिक्योर रख सके, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, सब कुछ। तो इसलिए कई सारे लोग साथ जाते हैं ताकि सिक्योर फील कर सके, सेफ फील कर सके। तीसरी बात, अलाउड फॉर शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज विद अदर्स। और साथ ही साथ 48% लोग ऐसे भी हैं, क्या 100 में से 48 लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप ट्रैवल इसलिए करते हैं ताकि शेयर्ड एक्सपीरियंस कर सकें और मेमोरीज बना सकें। ठीक है ना, और साथ ही साथ बेटा 38% लोग और भी हैं किस चीज के लिए, जो ग्रुप ट्रैवल एंजॉय करते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रुप ट्रैवल को एंजॉय करते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ हैविंग प्री प्लान्ड आइटिनरीज एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशंस।
कुछ लोग इसलिए भी बेटा करते हैं, 36-38% लोग इसलिए भी करते हैं ग्रुप क्या बोलते हैं ट्रैवल, ताकि उनको प्री प्लान्ड आइटिनरीज मिल जाए, प्री प्लान्ड चीजें हो, ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन हो, पहले से ही सब कुछ बुक हो कि भैया यहां से इस गाड़ी को पकड़ना है, वहां पहुंचना है, ये वाले होटल में रुकना है, वहां से ये गाड़ी आएगी ले जाएगी, एकदम प्री प्लान्ड चाहिए, कुछ नया नहीं करना है, कुछ अपनी तरफ से नहीं। तो यहां पर भी आपको कितने मिल जाते हैं बेटा, 1 2 3 4 यहां पर फैक्टर्स दिए। अब इन 4 फैक्टर्स को एक बार और सरसरी निगाह से देखते हैं ताकि आप खुद से अच्छी तरीके से आंसर दे पाओ। बहुत बढ़िया है ये, आ जाओ। बात करते हैं तो 61% जो सोलो ट्रैवलर्स नहीं, जो 61% ग्रुप ट्रैवलर्स है, उनका एम क्या है? उनका एम है भाई साहब सोशलाइज होना। क्या होना? उनका एम है सोशलाइज होना, साथ ही साथ नए दोस्तों को बनाना। ठीक है, बात समझ में आती है। और 52% लोग ग्रुप ट्रैवल क्यों करते हैं? 52% लोग ग्रुप ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहते हैं। और आगे बात करें तो भैया 48% लोग जो हैं, 48% लोग क्या हैं? 48% लोग क्या चाहते हैं कि शेयर्ड एक्सपीरियंस चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं लोगों के साथ, इसलिए वो क्या करते हैं? इसीलिए वो ग्रुप ट्रैवल करते हैं। और ग्रुप ट्रैवलर्स एंजॉयड, और उन्हीं में से 38% लोग ऐसे भी हैं जो केवल और केवल लग्जरी चाहते हैं कि भैया अपन को तो एकदम प्लान्ड चीजें चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए। ठीक है, यहां पर आपने ग्रुप की बात कर ली, यहां पर भी 4 पॉइंट्स थे। अब क्या बात करेंगे भैया? सिमिलर लेवल। अब भाई साहब इन लोगों में सिमिलैरिटी भी होगी, किनमें किनमें सिमिलैरिटी होगी भैया? सिमिलैरिटी होगी, गोला नहीं बनाना था बाबा, सिमिलर लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट। अब सिमिलैरिटी किन दोनों में बेटा? एक तो ग्रुप ट्रैवलर्स में, कौन कौन से ट्रैवलर्स में बेटा? एक तो ग्रुप ट्रैवल में जो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, और दूसरे जो सोलो ट्रैवल करते हैं। इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है वो भी बात कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटी है द इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स एंड ट्राइंग न्यू एक्सपीरियंसेस। अब देखो 40% लोग जो सोलो ट्रैवल करते हैं वो क्या चाहते हैं? वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं न्यू कल्चर को, साथ ही साथ ट्राई करना चाहते हैं नए एक्सपीरियंस को। ठीक है ना, 40% सोलो ट्रैवलर जो है वो क्या चाहते हैं भैया? वो चाहते हैं एक्सप्लोर करना नए कल्चर को और ट्राई करना चाहते हैं नए एक्सपीरियंसेस को। लेकिन वहीं पर सिर्फ 36% लोग हैं, ये भी देखो कॉमन है, 40 और 36 बहुत पास पास के हैं। यानी कि ग्रुप ट्रैवलर हो चाहे सोलो ट्रैवलर हो, वो इस चीज को बहुत मायने देते हैं, वो कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, साथ ही साथ बेटा सभी के सभी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। किस बात की अपॉर्चुनिटी? इस चीज का मौका चाहते हैं कि उनको रिलैक्स मिल सके और वो एस्केप कर सके, भाग सके। कहां से बेटा? अपनी रोज की स्ट्रेस से, रोज की किचकिच से, रोज की डेली लाइफ से। 36% सोलो ट्रैवलर इसीलिए ट्रैवलिंग करते हैं और 32% ग्रुप ट्रैवलर्स इसीलिए ट्रैवलिंग करते हैं। तो दो इनमें सिमिलैरिटीज भी आ गई। तो यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने देख लिया भैया हैशटैग सिमिलैरिटी, हैशटैग सिमिलैरिटी। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, आंसर आप दोगे बहुत प्यार से। यहां पर आपको कितनी सिमिलैरिटीज? 2 सिमिलैरिटीज बताई कि भैया चाहे वो कौन से हो, चाहे वो सोलो ट्रैवलर हो चाहे वो ग्रुप ट्रैवलर हो, दोनों के दोनों चाहते हैं भैया नए कल्चर को एक्सप्लोर करना, नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना। साथ ही और भी चीजें चाहते हैं कि भैया रिलैक्स चाहते हैं अपनी रोज की रोजमर्रा की स्ट्रेस भरी जिंदगी से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हियर हाउएवर देयर वर आल्सो सम नोटेबल डिफरेंसेस। अब यहां पर हैशटैग क्या आ जाएगा? यहां पर हैशटैग आ जाएगा अंतर, हैशटैग अंतर या हैशटैग डिफरेंस। ठीक है, अंतर क्या है बिटवीन द टू ग्रुप्स? फॉर एग्जांपल सोलो ट्रैवलर्स प्लेस्ड अ हायर प्रायोरिटी ऑन बजट फ्रेंडली। अब देखो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चा, जितना ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे ना उतना ही अच्छे से आंसर दे पाओगे, अदरवाइज जैसे बाकी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं आप भी नहीं दे पाओगे। क्या बताया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल सोलो ट्रैवलर जो है ना, जितने भी क्या है बच्चे, जितने भी सोलो ट्रैवलर्स हैं, किस चीज को तवज्जो देते हैं? वो तवज्जो देते हैं बजट फ्रेंडली होने पर, बजट फ्रेंडली ट्रैवल को, कि अगर ट्रैवल उनका बजट फ्रेंडली हो, ज्यादा पैसा खर्चा ना हो, है ना। 38% लोग हैं। और वहीं पर जो ग्रुप ट्रैवलर्स है मात्र कितने हैं बेटा? 24%। यानी कि ग्रुप ट्रैवलर्स इस बात को ज्यादा भाव नहीं देते कि पैसा कितना लग रहा है, लेकिन सोलो ट्रैवलर पैसे का बहुत ध्यान देते हैं। अब कन्वर्सली ग्रुप ट्रैवलर्स वर मोर लाइकली टू प्रायोरिटाइज लग्जरी एंड कंफर्ट। हाँ जी, ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है। जो ग्रुप ट्रैवलर्स हैं वो क्या चाहते हैं? लग्जरी चाहते हैं और कंफर्ट चाहते हैं, भैया आरामदायक चाहते हैं पूरा का पूरा सफर। क्योंकि 28% जो ट्रैवलर्स हैं, कौन से 28% ट्रैवलर हैं ग्रुप ट्रैवलर्स जो यही चाहते हैं, एक तो कंफर्ट और लग्जरी, और मात्र 12% है जो कंफर्ट और लग्जरी चाहते हैं सोलो ट्रैवलर्स। तो यहां पर आपको पता चल गया क्या? ये हो गए अंतर। इसके बाद तो आपने क्या क्या देख लिया इसमें? पहले आपने देखा सोलो ट्रैवल के बारे में, उसके बाद आपने देखा भैया ग्रुप ट्रैवल के बारे में, उसके बाद आपने देखा सिमिलैरिटीज को, उसके बाद आपने देखा अंतर को। अब बात कर लेते हैं अब क्या पढ़ा रहे हैं ये। ओवरऑल
अगर पूरे मुद्दे की बात की जाए, द सर्वे रिजल्ट सजेस्ट दैट बोथ ग्रुप एंड सोलो ट्रैवल हैव देयर ओन यूनिक एडवांटेजेस, कि भैया चाहे वो सोलो हो या वो कौन हो बेटा, सोलो हो या फिर ग्रुप हो, उनके अपनी यूनिक एडवांटेजेस है, एंड अपील टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो क्या करते हैं, सुटेबल लगते हैं। आगे बढ़ जाए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं और आप अपना अब धुरंधर दिमाग मुझे बताएंगे कि आपको आंसर आता है कि नहीं। पैराग्राफ 1 के हिसाब से आप मुझे यह बताओ कि क्या बेनिफिट है इस सर्वे का, है ना, इस सर्वे का बेनिफिट बता दो। तो भैया बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, ये तो आपके पास आंसर लिखा ही, आप देख लोगे, है ना। मैं आपको समझा देता हूं बेनिफिट क्या है। इसलिए बेनिफिशियल हो सकता है कि जो टूरिज्म है उसको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें चीजों को प्लान आउट करना चाहिए, ताकि अगर किसी जगह पर हमें टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ाना है, तो इस तरीके की हम क्या सर्वेस को लें और उससे हम चीजों को बूस्ट करें। साथ ही साथ जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ट्रैवल कंपनीज होती हैं, उनको भी इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रेफरेंसेस देनी चाहिए हमें सोलो ट्रैवल्स को, क्या प्रेफरेंसेस देनी चाहिए हमें ग्रुप ट्रैवल्स को, अगर हम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट ट्रैवल चॉइस पॉइंट ऑफ द सर्वे वुड इन्फ्लुएंस टूर ऑपरेटर्स टू इनकॉर्पोरेट। अब देखो यहां पर बोल रहा है ऐसे कौन से लोग होंगे, है ना, अगर किन्हीं लोगों की ये चॉइसेस हैं, ग्रुप डिनर्स, साथ ही साथ वो सोशल इवेंट्स में भी जाना चाहते हैं, साथ ही साथ वो क्या चाहते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशंस भी चाहते हैं, तो आखिरकार उन्होंने क्या चाहिए होगा। अगर आप किसी कंपनी में हो ट्रैवल वाली, तो आपको अगर ये पूरा का पूरा मैं लेआउट देता हूं और आपको पता चलता है एक आदमी है जो ग्रुप डिनर्स करना चाहता है, एक आदमी है जो सोशल इवेंट्स करना चाहता है, उसी सेम आदमी है, और एक आदमी है जो भैया शेयर्ड अकोमोडेशन में रहने को तैयार है, तो ये कौन आदमी होगा, ये आदमी होगा जो नए दोस्त बनाना चाहता है। तभी ग्रुप डिनर्स में जाना है, इसको लोगों से बात करेगा, तभी इसको सोशल इवेंट में जाना है, लोग मिलेंगे वहां से उनसे क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तभी ये लोगों के साथ अकोमोडेट यानी कि रहने को भी तैयार है। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डिजायर फॉर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ये सारे के सारे रीजंस ऐसे बंदे के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू द टॉप चॉइसेस इन द सर्वे फॉर ट्रैवलिंग सोलो एंड ग्रुप सजेस्ट अबाउट यंग एडल्ट्स। अब यहां पर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा पूछा है कि चाहे वो सोलो ट्रैवल हो चाहे वो ग्रुप ट्रैवल हो, आपको क्या पता चलता है यंग एडल्ट्स के बारे में कि वो किस चीज को वैल्यू करते हैं। तो यंग एडल्ट सिर्फ एक चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, और वो चीज है क्या, यंग एडल्ट ट्रैवलर्स वैल्यू व्हाट, किस चीज को वैल्यू करते हैं भाई साहब, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। सिर्फ बस इतना सा की पॉइंट है, बाकी कुछ भी लिख लो, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम से ज्यादा वो किसी भी चीज को इतना ज्यादा भाव नहीं देते, इतना ज्यादा उस चीज को तवज्जो नहीं देते। बढ़ते हैं आगे बच्चे, आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सोलो ट्रैवलर फ्रॉम द फॉलोइंग 3 ट्रैवलर्स। अब आपको 3 ट्रैवलर्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सोलो ट्रैवलर हो सकता है। पहला हमारा ट्रैवलर है भाई रश्मि, है ना, पहली है भाई साहब हमारी रेशमा, दूसरे हैं नवाज भाई साहब, और तीसरे है दीपक लाला। चलो ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। तो रेशमा जो है वो क्या कह रही, आई डोंट वॉन्ट टू कीप हंटिंग फॉर रिक्शाज और टैक्सीज अ प्री बुक्ड व्हीकल। प्री बुक्ड व्हीकल किसको चाहिए होता है भैया, जो ग्रुप ट्रेवल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये रेशमा दीदी सोलो ट्रैवलर नहीं निकली। दूसरा नवाज क्या है, आई एम हैप्पी शेयरिंग अ रूम, अच्छा ये तो भाई साहब सोलो ट्रैवलर की निशानी। और आई डोंट नीड होटल अकोमोडेशन, और वो होटल में नहीं रुकना चाहता, यानी कि बजट फ्रेंडली रहना चाहता है। इसका मतलब जो नवाज है ये एक सोलो ट्रैवलर है। तो इस भाई साहब का नाम क्या बोल दोगे तुम, ये भाई साहब हमारे नवाज भाई साहब हैं, ठीक है ना। कौन भाई साहब है, नवाज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल खटाक से सही हो जाएगा। लास्ट दीपक क्या है, आई एम नॉट वरीड, वो परेशान नहीं है, अबाउट माई वेलबींग, अपने वेलबींग के लिए कि मैं कैसा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, इवन वाइल एक्सप्लोरिंग रिमोट एरियाज। भैया रिमोट एरियाज में जाने को तैयार है, जहां पर खतरा भी हो सकता है। अपनी सेफ्टी को जो ध्यान नहीं दे रहा, वो ना तो सोलो ट्रैवलर है और ना ही क्या है वो ग्रुप ट्रैवलर, ये ट्रैवलर ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, Which of the following is an example of अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिस्कवरी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि ये चीज करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या करने की, सेल्फ डिस्कवरी करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप क्या करते हो, अगर आप एडवांस बुकिंग ट्रैवल करते हो भैया, अगर आप बुकिंग ट्रैवल पहले से ही बुक कर दोगे तो आप सेल्फ डिस्कवरी क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप परचेज करोगे लोकल आर्टिफैक्ट, तो इससे सेल्फ डिस्कवरी कहां से होगी, नहीं होगी। हायरिंग अ टूर गाइड, किसी टूर गाइड को बगैर सेल्फ डिस्कवरी तो कतई नहीं होगी, जो वो बताएगा वही जान जाओगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ट्राइंग न्यू कुजीन्स। जब आप नई नई कुजीन्स को ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा मेरे टेस्ट को ये अच्छा लगता है, मेरी जबान को ये अच्छा लगता है, यानी कि आप अपने बारे में और जानोगे, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी करोगे, अपने बारे में और बेहतर जान पाओगे। 6th क्वेश्चन क्या बच्चे, हाउ माइट द डिफरेंस इज in budget priorities between solo and group travelers impact the types of accommodations and activities offered by the travel industry in India। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, हाउ माइट द डिफरेंसेस इन बजट प्रायोरिटीज। बजट प्रायोरिटीज जो रखेंगे
हमारी जो इंडस्ट्रीज रखेंगी, जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज हैं, उनको किस तरीके का बजट प्रायोरिटी रखना चाहिए सोलो और ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए। तो भैया एक एक लाइन में बता डालो। अगर भैया तुमको केटर करना है किनको, सोलो ट्रैवलर्स को, तो इनके लिए क्या रखना पड़ेगा, अफोर्डेबल अकोमोडेशन रखना पड़ेगा। और अगर आपको केटर करना है ग्रुप ट्रैवलर्स को, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा लग्जरी अकोमोडेशन पर, और साथ ही साथ आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है द सिमिलैरिटीज इन द परसेंटेज ऑफ बोथ सोलो एंड ग्रुप ट्रैवलर हु आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स आर ट्राइंग न्यू एक्सपीरियंसेस मे बी ड्यू टू। जो सिमिलैरिटीज है ना, एक्सप्लोर करना चाहते हैं लोग क्या, न्यू कल्चर को, और ट्राई करना चाहते हैं नए एक्सपीरियंसेस को, तो ऐसा क्यों है भाई साहब? ऐसा इसलिए है ताकि वो शेयर्ड डिजायर फॉर एडवेंचर, इन लोगों के अंदर क्या शेयर डिजायर, यानी कि मिली जुली एडवेंचर की डिजायर है। और आपको बताना एक ही है, मैंने यहां पर 3 आपके लिए आंसर लिखे हुए हैं। अब विलिंगनेस है ना, अब विलिंगनेस टू स्टेप आउटसाइड ऑफ देयर कंफर्ट जोन, एक विलिंगनेस होती है लोगों के अंदर ताकि वो निकल सकें, एक स्टेप बाहर आ सकें अपने कंफर्ट जोन से। ये भी हो सकता है कि वो दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, और इसी तरीके थर्ड भी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग हैं भाई साहब ज्यादा क्या इंटरेस्ट कर रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज पर इसलिए भी, और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पर इसलिए भी। वो लोग क्या चाहते हैं कि भैया वो लोग बाहर जाएं और एक्सप्लोर करें नए कल्चर को। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपके पास इसका टाइटल दिया हुआ है वॉन्डरलस्ट द सोलो ट्रैवलर ट्रेंड अमंग यंग एडल्ट्स इन इंडिया। बोल रहे हैं कि सोलो ट्रैवलर्स जो होते हैं वो ट्रेंड करते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पर जो टाइटल होना चाहिए वो होना चाहिए सोलो ट्रैवलर वर्सेस ग्रुप ट्रैवलर्स, क्योंकि यहां पर सोलो ट्रैवलर बताया, फिर ग्रुप ट्रैवलर बताया, फिर सोलो और ग्रुप ट्रैवलर की सिमिलैरिटीज, फिर सोलो और ग्रुप ट्रैवलर्स की डिफरेंस, यानी कि ये वर्सेस की बात हो गई। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब यहां से आपने अपने 22 नंबर की तैयारी पूरी कर ली है, और आपने 22 नंबर यहां पर कितने कर लिए पूरे, तो #22 पार हो गए आपके। ठीक है, खुश हो भाई साहब, रीडिंग स्किल्स का काम आपका हो चुका है बिल्कुल धुर्राटेदार तरीके से। ठीक है, आपको भी इसी स्पीड से काम करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। आगे बढ़े। अब सेक्शन बी आपका किससे रिलेट करेगा भाई साहब? सेक्शन बी आपकी बात करेगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स से, और मात्र 18 नंबर आते हैं। लेकिन ये 18 नंबर पाने के लिए लाले लग जाते हैं। बच्चों को रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती, आर्टिकल राइटिंग नहीं आती, लेटर राइटिंग नहीं आती, लेटर टू एडिटर विद बायोडाटा नहीं आता। तो आज सीखेंगे ना, आज सीखेंगे। और अगर यहां पर कुछ रह जाता है तो बेटा सेशंस में आओ, ह्यूमैनिटीज अड्डा के सेशंस पर आओ, साइंस अड्डा के सेशंस पर आओ 7 बजे 8 बजे। और ह्यूमैनिटीज और साइंस अड्डा को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। आपको यहीं पर मिल जाएंगी मेरी खूब सारी क्लासेस, जहां पर आपको रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, इस पर बढ़िया कंटेंट मिलेगा, और आप समझ पाओगे कि आखिरकार कैसे बनाने हैं आंसर्स। ठीक है, आओ इधर समझते हैं बात को। बाली हाई पब्लिक स्कूल हैज रिसेंटली क्रिएटेड, अब मैं बिल्कुल नोट डाउन शुरुआत से ही कर रहा हूं, ठीक है ना, कि भैया कोई स्कूल है बाली, इसको पहले मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूं क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। हाँ भैया, कोई बाली हाई पब्लिक स्कूल है जिसने क्या किया है, रिसेंटली क्रिएट किया है एक क्योर ग्रीन। अब क्योर ग्रीन क्या है, सब यहीं मिलेगा आपको। डेडिकेटेड एरिया है फॉर लोकल मेडिकल हर्ब्स एंड श्रब्स। आगे, adjacent to the flower garden on campus as रचेल तिवारी। आपका नाम भी आपको बताया गया कि भैया यहां पर आपको क्या नाम यूज करना है, आपका नाम यहां पर होने वाला है रचेल तिवारी। और आपको बनाना क्या भी पता चलेगा, कैप्टन ऑफ द इको क्लब। आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी डेजिग्नेशन है आप इको क्लब के क्या है भैया, कैप्टन है। ठीक है भैया, कैप्टन भी बन गए। और अब आपको यहां पर क्या बनानी है, एक नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये नोटिस राइटिंग की बात आ गई फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। कहां के लिए लिखनी है नोटिस, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए लिखनी है। ठीक है ना, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड, अब कौन से स्टूडेंट्स की बात करनी है भैया, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को ये बताना है। अच्छा है। अबाउट अ गाइडेड वॉक थ्रू क्योर गार्डन, क्या बताना है भैया कि एक गाइडेड वॉक होगी क्योर गार्डन की पोस्ट असेंबली। जब पोस्ट असेंबली हो जाएगी ना, जब स्कूल में वो गाया जाता है, जन गण मन अधिनायक, है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ऐसे ऐसे मंत्र हमारे यहाँ, ऐसे गाने गाए जाते हैं ताकि हम लोग मोराल बूस्ट रहे। तो जब ये असेंबली हो जाती है, पोस्ट असेंबली, अब ये फ्राइडे बिल्कुल आपके काम का नहीं, काम का है भैया डेट 10 जुलाई को होना है ये काम। ठीक है,
इनवाइट केयर गिवर एप्लीकेशंस, और आपको इनवाइट भी करना है लोगों को केयर गिवर एप्लीकेशंस पर, ठीक है ना, कि कौन लोग हैं जो इसकी क्योर गार्डन की क्या करना चाहते हैं, क्योर ग्रीन की सही तरीके से सेवा करना चाहते हैं, यानी कि ध्यान देना चाहते हैं। अब आपको रिपोर्ट बनानी है, आपके पास सब कुछ तो है, इसका देखो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। आ जाओ, फॉर्मेट में ही सब कुछ दिख जाएगा। अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया भैया, बाली हाई पब्लिक स्कूल। लिख दो यहां पे, पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं बेटा, बाली हाई पब्लिक स्कूल, बीचम बीच लिख देना यहीं पर, ठीक है, लिख दिया। नोटिस अपने आप में बड़ा बड़ा लिखना, डेट लिखनी है तुमको, तुमको पता है बेटा 10 जुलाई को कार्यक्रम होने वाला है, तो 10 जुलाई को अगर कार्यक्रम है तो तुम कुछ दिनों पहले नोटिस जारी करोगे ना, तो नोटिस जारी कर दो भैया, 10 जुलाई की बात है तो तुम कर दो भैया 2 जुलाई को, कि भैया 2 जुलाई को हम नोटिस जारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडिंग क्या होगी, हेडिंग देख लो बीचम बीच पढ़ने वाली, क्योर गार्डन, आगे डेडिकेटेड एरिया फॉर लोकल मेडिसिन, यहां पर डाल दो भैया अपनी हेडिंग, क्या डाल दोगे, क्योर गार्डन, क्या नाम क्या है इसका, क्योर गार्डन नाम है, क्योर ग्रीन नाम है, क्योर ग्रीन, क्योर ग्रीन, इतना भी चलेगा, और साथ ही साथ अगर इतना जोड़ दिया तो मेरे हिसाब से और अच्छा हो जाएगा, क्योर ग्रीन, आगे डेडिकेटेड एरिया फॉर मेडिसिन, डेडिकेटेड एरिया फॉर लोकल मेडिसिन। अभी आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, है ना, डेडिकेटेड एरिया फॉर लोकल मेडिसिन, सिंपल है, ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना तुम, ठीक है। कोई डिटेल्स दे दो भैया, कब होने वाला है, तो कब होने वाला है भैया, डिटेल्स आपको पता है 10 जुलाई को होने वाला है। टाइम क्या होगा भैया, हम सभी को पता है भैया पोस्ट असेंबली होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी रहेगी बता देना अपने हिसाब से, कि भैया पता चले 20 मिनट या 30 मिनट तक होगा। क्या होगा भैया, प्लेस क्या होगा, तो भैया एकदम जस्ट अडजासेंट, किसके भैया, फ्लावर गार्डन के अडजासेंट है, फ्लावर गार्डन के बगल में, फ्लावर गार्डन के बगल में, ठीक है ना। और वेन्यू क्या होने वाला है, वेन्यू आपका कॉलेज ही होने वाला है। फिर सिग्नेचर कर देना भाई साहब, नेम डाल देना यहाँ पर, क्या, रचल तिवारी आरटी, नाम लिख देना, डेजिग्नेशन लिख देना कि भैया कैप्टन ऑफ, चाहे कि अभी तुम कैप्टन हो, यहीं पर दिया गया भैया, कैप्टन ऑफ द इको क्लब, कैप्टन ऑफ इको क्लब, ये बन के तैयार हो गई भैया। क्या क्या नया चाहिए इसमें, कुछ नहीं चाहिए, बस तुमको ये खाका पता होगी भैया इस तरीके से बनता है डब्बा बना करके, दैट्स इट, सिंपल, राइट। अब अगर कॉन्टेक्ट की बात करोगे कि भैया इसमें किस तरीके से लिखना है, तो ये भी दिखा देते हैं हम आपको क्या क्या रहना चाहिए। तो भैया करेक्ट फॉर्मेट रहना चाहिए, जैसा कि आपको अभी जस्ट बताया गया, यही फॉर्मेट आपको यूज करना है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको पूरा आंसर ही दे दिया है, तो अब ज्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ड्रॉइंग अटेंशन कि भैया किसके ऊपर, क्लास 11th और 12th का अटेंशन आपको ग्रैब करना है ना। मॉनिटरिंग द मेंशनिंग द इवेंट, साथ ही साथ डिटेल क्या दोगे, डीटीवी, यानी कि डेट बताओ, टाइम बताओ, वेन्यू बताओ, और साथ ही साथ आपको इनवाइट भी करना है ना एप्लीकेशंस का, जो क्योर गिवर बनना चाहते हैं, कि भैया जो इसका ध्यान रखना चाहते हैं क्योर ग्रीन का, एंड लाइन विद रेफरेंस टू द अंडर साइंड, और भैया साइन करके निकल लो, आगे आओ। दूसरा पूछा जा रहा है क्रिएटिव राइटिंग स्किल में, इसमें भी आपको नोटिस ही ड्राफ्ट करनी है, तो नोटिस अभी मैंने समझा दी, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसको भी इस तरीके से आप बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट एनीवन, यहां पर आपको इन्विटेशन पढ़ना है। अब फिर से एक एक डिटेल पढ़ जाओगे तो राटे काट पाओगे। डिटेल का, यू आर द स्टूडेंट हेड, आप क्या हो, आपको बता दिया गया, यू आर द स्टूडेंट हेड कल्चरल अफेयर्स, ठीक है। कहां पर हो भैया, एमके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 2 डे योगा कैंप, आपका स्कूल क्या कर रहा है, 2 दिन का योगा कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। किस लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, वीकेंड पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब, वीकेंड पर, ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। फॉर पेरेंट्स, किसके लिए किया जा रहा है, पेरेंट्स फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए। क्रिएट एन इनविटेशन, अब आपको क्या क्रिएट करनी है, एक इनविटेशन क्रिएट करनी है ना। इनवाइटिंग द स्कूल पेरेंट्स फॉर द योगा कैंप, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भेजना है आपको योगा कैंप के लिए, भैया आओ कैंप पर आओ और आके योगा करो। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंप ऑर्गेनाइजेशन, और क्या करो भैया, इन्फॉर्मेशन को शेयर करो कि आखिरकार क्या क्या होगा, है ना, कैंप ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इंक्लूड अदर नेसेसरी डिटेल्स, और अगर कोई नेसेसरी डिटेल्स है उनको इंक्लूड करो। ये जितनी चीजों को मैंने डब्बा बनाया, यही आपके पूरे के पूरे किसमें आ जाएंगी, इनविटेशन में आ जाएंगी, झलकेंगी। आओ देखते हैं। तो भैया ये होने वाला है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, तो भैया होस्ट कौन है, होस्ट का नाम डाल देना एमके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। क्या कर दोगे यहां पर, एमके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर लिखवाओगे तुम हमसे एमके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, यहां लिख देना। अब फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बता देना, है ना, दैट वी आर कॉर्डली इनवाइटिंग यू, इस तरीके से शुरुआत करके, ठीक है। वापस आओ, पर्पस ऑफ इनविटेशन बता देना भैया। पर्पस ऑफ इनविटेशन क्या है भैया, कि 2 डे योगा कैंप है
और साथ ही साथ पर्पस बता देना कि भैया हम लोग अपने बच्चों का ध्यान देते हो और आप लोग अपना ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए योगा कैंप रखा जा रहा है। ये हो गया पर्पस आपका। साथ ही साथ डेट और टाइम और इवेंट बता दो। तो भैया डेट आपको यहाँ नहीं दी गई तो कोई भी डेट डाल दो, और उसी के साथ साथ ये भी बता दो कि भैया 2 दिन का होगा। टाइम ऑफ इवेंट क्या है, टाइम बता देना कि भैया 10 बजे 11 बजे। अब इसमें नहीं दिया तो कुछ भी बताओ भैया, अपने हिसाब से बना लो। वेन्यू क्या होगा, वेन्यू आपका स्कूल ही होगा, ठीक है ना। स्कूल में ही आना है आपको। कहां पर आना है, एमके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं, नेम ऑफ द स्पेशल गेस्ट, अगर कोई स्पेशल गेस्ट है उसको डाल दो। RSVP, रिस्पॉन्ड इफ इट इज प्लीज, है ना। इससे क्या पता चलता है RSVP से कि अगर कोई लोग आ रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करेंगे तो पता चल जाए कितने संख्या में लोग आएंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल दे दो अपनी। यहां पर तो तुम्हें बताया नहीं तुम कौन हो, बस इतना बताया स्टूडेंट हेड कल्चरल अफेयर्स। तो भैया पहले अपना नाम लिख दो और बता दो कि भैया आई एम ए स्टूडेंट, है ना, जो भी आपको बताया। स्टूडेंट क्या है भाई, ये स्टूडेंट हेड कल्चरल अफेयर, ठीक है। बात यहां पर आ जाती है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा रहेगा। फॉर्मल इनवाइट में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं थोड़ा डिटेल में देख लो अब आकर के। तो भैया अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन इन थर्ड पर्सन, एंड लाइन पंक्चुएशन स्किप, छोड़ो इसको। यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखोगे सरल रहेगा। आंसर द क्वेश्चन, आंसर करो क्वेश्चन का। कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए कि कौन बुला रहा है ना, कब बुला रहा है भैया, किस लिए, कहां पर हो रहा है कार्यक्रम, क्या हो रहा है कार्यक्रम, किस लिए हो रहा है कार्यक्रम, ठीक है ना, कौन और किसके लिए है, ठीक है ना, किसके लिए हो रहा है ये कार्यक्रम, ठीक है, ये सब बताना है। आंसर दो। इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजर भैया तुम ही हो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर का नाम और एड्रेस दो। होस्ट अपना नाम दो, होस्ट जो भी है कॉलेज है या तुम हो, ठीक है ना। स्पेशल गेस्ट है तो वो भी बता दो। और यहाँ पर बेटा सिग्नेचर नहीं होंगे, बहुत ध्यान रखना, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि जब भी आप क्या लिख रहे हो बेटा, इन्विटेशन लिख रहे हो तो वहां पर सिग्नेचर गलती से मत कर देना, ठीक है ना, जिस तरीके से आपने अभी नोटिस में किया था। आगे बढ़ जाओ। आगे अब आपसे और फिर से पूछ रहा भैया रिप्लाई करो, तो बेटा एकदम इनफॉर्मल रिप्लाई का ये तरीका रहेगा। आगे देखते हैं भैया आप क्या बोल रहे हैं। आप अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। अब आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, कितने वर्ड्स में, आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है 120 से 150 वर्ड्स में। 5 नंबर का आपके पास ही खेल खिलौना आने वाला है। क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से जो क्वेश्चन है और जो ये पूरा मटेरियल है ये पढ़ लिया तुम बना लोगे। बस तुम्हें एक चीज चाहिए, फॉर्मेट आता है, इतने से तुम लिख डालोगे, थोड़ा सा लिखना आ गया, हो गया तुम्हारा पूरे नंबर। यू आर दमनजीत सिंह, आपका नाम क्या है भाई साहब, आपका नाम बताया गया है दमनजीत सिंह आपका नाम है, ठीक है। अ फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग, आपको यह भी पता है कि आप हैं कौन, आप एक ग्रेजुएट है ऑफ फिल्म मेकिंग BFA, ठीक है, ये भी बात समझ में आ जाती है भैया। फ्रॉम JTII चंडीगढ़, ये भी बात जान लो, कहां से हो, चंडीगढ़ से हो, ओके जी। आगे यू सॉ द गिवन एडवर्टाइजमेंट, आप ये वाला एडवर्टीजमेंट देखते हो, अभी दिखाएंगे क्या है भाई, है ना, न्यूज़पेपर में। एंड विश टू अप्लाई फॉर, और आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए, तो लेटर लिखना पड़ेगा भाई साहब, है ना, इस पोजीशन को अप्लाई करना चाहते हो। द पोजीशन एडवर्टाइज्ड, राइट अ लेटर टू मिली जोहर, है ना, आपको एक लेटर लिखना है किसको, मिली जोहर आर्ट्स। मिली जोहर आर्ट देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, मिली जोहर आर्ट्स, इनको आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे अलोंग विद योर बायोडाटा, और इसको मत भूल जाना कि आपको अपना बायोडाटा भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका है ना, एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टीजमेंट पोस्ट, आपको ये दिखाना है कि आप वाकई में कितना इंटरेस्टेड हो इस एडवर्टीजमेंट पोस्ट में, ठीक है। अब यहां पर देखो किसके लिए लिखना है, मिली जोनर आर्ट्स, आपको क्या मिलेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वांट। अब आपको यह भी पता चल गया कि आखिरकार किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। किसके लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। आपकी पोस्ट क्या रहने वाली भैया, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट रहने वाली। वांटेड फॉर फीचर फिल्म, है ना। अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग असिस्टेंट डायरेक्टर्स, हु डू वी वांट, किसको हम चाहते हैं बेटा, तो जो फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बोथ वेलकम, है ना। तो आप तो भैया फ्रेशर हो तो बस ठीक है, आपका यहां पर बात खत्म हो जाती है। रिक्वायर क्या भैया, डिग्री चाहिए डिप्लोमा फिल्म मेकिंग में, तो भैया ये तुम्हें अपने बायोडाटा में देनी ही पड़ेगी कि भैया आपके पास डिग्री है, और आपको पता भी चल गया है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग BFA JTTI चंडीगढ़, ठीक है। आगे स्किल्स कौन कौन सी चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए भैया कि आप कैमरा हैंडलिंग करना जानते हो, आप फंक्शनल नॉलेज रखते हो मराठी लैंग्वेज का, आप एक्सपीरियंस, है ना, एकदम एक्सेप्शनल कम्युनिकेशनल स्किल्स होनी चाहिए, और एबिलिटी टू मल्टीटास्क, कई सारे काम एक साथ करने आने चाहिए। और आपको भेजना कहां पर है, प्लीज सेंड योर रेज्यूमे टू द जौहर हाउस ऑफिशियल। अब आपको ये क्या दे दिया गया है, ये आपको इस जगह पर दे दिया गया है कि कहां पर आपको भेजना है, क्या बता दिया गया है कि कहां पर आपको अपने रिप्लाई भेजने हैं, द जौहर हाउस, ये आपको एड्रेस बता दिया कि भैया इस एड्रेस पर लिख दो लेटर। तो बस सिंपल सा है, लेटर का फॉर्मेट देख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मल का पहले सेंडर का एड्रेस पड़ेगा, सेंडर का एड्रेस बोले तो तुम्हारा धर्मजीत का, है ना भैया, किसको भेज रहे हो, सेंडर, समझ रहे हो, उसका एड्रेस पड़ेगा।
आगे डेट डालो भैया, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस कहां पर है भाई साहब, रिसीवर एड्रेस ये है भैया द जौहर हाउस ऑफिशियल, ये पड़ जाएगा। उसके बाद देखो सब्जेक्ट हेडिंग डालो, सब्जेक्ट हेडिंग क्या डालोगे तुम, सब्जेक्ट हेडिंग सीधी सी बात है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग भी होगी भैया की। आगे सैल्यूटेशन दे दो, सर या मैम, डियर बोल के गलती से मत कर देना, तुम लोग गलती में ना तुम लोग बहुत ज्यादा व्हाट्सएप चलाते हो, डियर है ना, माई लव, ऐसा कुछ यूज मत करना बेटा, नंबर कट जाएंगे, गलती से भी नहीं। आगे कंटेंट और बॉडी में क्या क्या रहेगा वो भी बताते हैं आपको, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कंटेंट में क्या रहेगा बेटा, आपका पूरा लेटर जो भी आप लिख रहे हो, साथ ही साथ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, भैया रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि हाँ फलाना फलाना हमको एडवर्टीजमेंट दिखाई दिया था जिसमें हमको पता चला कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति होनी है, तो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। अब कन्वेइंग सुटेबिलिटी फॉर द पोजीशन, और आप ये भी बताओ कि कैसे आप सुटेबल हो। आप बताओ, मैंने अभी फ्रेशली क्या किया हुआ है भैया, ग्रेजुएट किया फिल्म मेकिंग बीएफए से, साथ ही साथ मेरे डिग्री भी है मेरे पास, और मुझे कैमरा हैंडलिंग आती है, फंक्शनल नॉलेज है मेरे पास मराठी का, है ना, एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स है एंड एबिलिटी टू मल्टीटास्क, ये सब बताओ कि भैया ये भी। और अगर कहीं काम किया है तुमने तो ये भी बताओ कि आई हैव वर्कड इन फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन, एंड किसी एक का नंबर दे दो अपने मैनेजर का या फिर किसी का भी, सो दैट ही कैन गेट टू नो अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कि भाई तुम किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से तुम्हारा मोराल है, क्या एथिक्स है तुम्हारा। आगे अगर देखोगे तो सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यहीं से तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ भाई, बायोडाटा में क्या लिखना है भाई, बायोडाटा में तुमको प्रोफाइल ऑफ सेल्फ, अपनी प्रोफाइल लिखनी पड़ेगी, है ना। अपनी प्रोफाइल में क्या क्या बताना पड़ेगा भैया, अपनी प्रोफाइल में बताना पड़ेगा भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, नाम के बाद तुमको बताना पड़ेगा कि भैया कहां से तुमने 10th 12th कब किया, साथ ही साथ तुम्हारा ग्रेजुएशन कहां से, है ना, जो तुमने ग्रेजुएशन किया वो बताओ, साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सब कुछ आ जाए, 10 12 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी बताओ, और साथ ही साथ किसी का ओनली इंटर्नशिप या फिर पार्ट टाइम रिलेवेंट हियर, ठीक है ना। और बाद में रेफरेंस दे दो कि भैया ये नंबर आपको दे रहा हूं मैं, कॉन्टैक्ट नंबर, इनसे आप पता कर सकते हो कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद फिर से आपसे क्या बोल रहा है, लेटर बोल रहा है, लेटर टू एडिटर, ये भी वही है भैया, अवेयरनेस फैलाने के लिए बोल रहा है, इसको भी देख लोगे आप। और अगर किसी प्रकार के लेटर में दिक्कत होती है बेटा तो आप लोग जरूर आइए, किसमें, आप लोग जरूर आइए हमारे सेशंस में, जब मैं आपको पढ़ाता हूं ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, उसमें भी सेम बिल्कुल फॉलो होगा। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कंटेंट में, क्योंकि आपसे जो बोला जा रहा है ना, अगर आपसे बोला जा रहा है कि भैया आपको बताना है स्प्रेड अवेयरनेस, रूल्स एंड एटिकेट्स इन्वॉल्व्ड, द वेज इंश्योर एडियरेंस, यूज द गिवन क्यूज। अब किस चीज के लिए बात यहां की जा रही है, डिस्पाइट बीइंग एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोड सेफ्टी, तो भैया ये पूरा का पूरा रोड सेफ्टी के ऊपर है ना। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको क्लूज दिए गए हैं, आपको उसके ऊपर इतने सारे पॉइंट्स लिख दोगे, बनाने पड़ेंगे, मतलब इस पर आपको कुछ ना कुछ लिखना रहेगा, क्योंकि 120 से 150 वर्ड है, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, अब आपको यहां पर क्या करना है, यू आर सोहेल हसन, अब आप यहां पर कौन हो, आपका नाम है भैया सोहेल हसन, ठीक है, सोहेल हसन, हाँ हो गया आपका नाम। आगे आओ, क्लास 12th बी के हो आप, किस क्लास के हो आप, 12th बी के हो, ये भी आपने मार्क डाउन कर लिया कि भैया हमारी क्लास कौन सी है, 12th बी है, ठीक। आगे आर्टिकल लिखना है आपको, यहां पर क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपको अपनी स्कूल मैगजीन के लिए क्या लिखना है, यहां पर एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। शेयरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यंग अडल्ट्स, क्या दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ यंग अडल्ट्स एज वॉलंटियर्स इन वंस लोकल कम्युनिटी, किस तरीके से जो आज की यंग अडल्ट्स हैं वॉलंटियर कर सकते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी में, और द नीड टू डू सो एंड द बेनिफिट्स इन्वॉल्व, कि क्यों ये नीड है कि भैया जो आजकल के यंग है वो अपनी कम्युनिटी में काम करें और वॉलंटियर करें अपने लोकल कम्युनिटी में, साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। एंड यूज द क्लूज, क्लूज क्या दिए भैया, क्लूज आपको इस तरीके से दे रखे हैं, पकड़ के बताते हैं आपको एक एक। इंपॉर्टेंस फॉर पर्सनल ग्रोथ, है ना, कि आपको यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताना है कि कैसे ये इंसान के लिए अच्छा होगा, यंग यूथ के लिए अच्छा होगा, कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट में कैसे सहायता मिलेगी, साथ ही साथ बेनिफिट्स बताओ कि आपको क्या बेनिफिट है, साथ ही साथ आप कौन सी न्यू स्किल्स सीख जाओगे अगर ऐसी कुछ चीज़ों को करोगे, है ना, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, साथ ही साथ बेटा सेंस ऑफ पर्पस आपके जीवन में आएगा कि आखिरकार मुझे चीज़ों को करना क्यों है ना, जब आप सोसाइटी के बारे में काम करोगे। एंड फॉर कम्युनिटी पॉजिटिव इंपैक्ट, कम्युनिटी पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड व्हाट आर द वेज वन कुड गेट इन्वॉल्व, और किस तरीके से कोई अपनी कम्युनिटी के लोकल कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो सकता है, उसका उत्थान कर सकता है, उसको एलिविएट कर सकता है। आगे आ जाओ भाई, तो ये होगा आपका आर्टिकल का पूरा क्या तरीका है, जिस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले टाइटल लिखोगे आप, है ना, टाइटल क्या रहेगा भैया, आर्टिकल का टाइटल लिख दो सबसे पहले, जो भी आपको टाइटल इसका सुटेबल लगे वो लिख दो। यू आर सोहेल हसन ऑफ क्लास 11th, आर्टिकल फॉर स्कूल मैगजीन शेयरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यंग अडल्ट्स एज वॉलंटियर्स इन वंस लोकल कम्युनिटी। तो बस ये लिख दो, इंपॉर्टेंस क्या लिखोगे टाइटल, इंपॉर्टेंस ऑफ
young adults as volunteers in local community। आगे आ जाओ भैया, बाई लाइन आ जाएगी। यहां पर क्या बताना पड़ता है तुमको बाई लाइन में, देख लो यहां पर आकर के। बाई लाइन में नेम बताना पड़ता है आपको, साथ ही साथ डेजिग्नेशन बताना पड़ता है ऑफ द राइटर। आप ही लिख रहे हो तो यहां पर कौन लिखने वाला है, ये सोहेल हसन लिखने वाला है। कहां का लिखने वाला भैया, क्लास 12th बी का है, ठीक है। अब आपका कोई डेजिग्नेशन तो खास है नहीं, तो कुछ भी बता देना भैया कि यू आर सो। आगे, यूज फिक्शनल इंफॉर्मेशन इफ क्वेश्चन डज नॉट डिस्प्ले। और अगर आपको ये नाम नहीं दिया गया है तो आप फिक्शनल इंफॉर्मेशन बताओगे, अपना नाम नहीं लिख दोगे, ठीक है ना, गलती से भी, वो पाप हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चे, है ना, ये समझ में आ गया, आई कैचिंग होनी चाहिए, थोड़ा कंटेक्ट पकड़ पाओ, है ना। इंट्रोडक्शन दो पहले की, रेलिवेंट टॉपिक सेंटेंस पर एक्सपेंशन की, भैया क्या है आखिरकार की भैया, है ना, इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। साथ ही साथ लोकल कम्युनिटी में हमारा जो रोल है, वॉलंटियर्स, है ना, एज यूथ क्या हमारा रोल हो सकता है, वो आप बताओगे भैया। इस तरीके से आप शुरुआत कर दोगे, फिर डेवलपमेंट करो पूरे के पूरे टॉपिक का कि भैया कैसे कैसे आप क्या बताओगे, और उस डेवलपमेंट पे आप ये सब यूज कर सकते हो, है ना, न्यू स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, सेंस ऑफ पर्पस, कम्युनिटी पॉजिटिव इंपैक्ट, ये सारी की सारी चीजें आप यूज करोगे। एंड एट लास्ट आप क्या कर दोगे, कंक्लूडिंग पैरा कर करके निकल लोगे। और एक बात ध्यान रखो, आर्टिकल डब्बे में नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल इज नॉट बॉक्स्ड, अ बॉक्स हैज बीन यूज्ड हियर एज टू टूल फॉर क्लियर इलस्ट्रेशन। आपको सही से समझाने के लिए यहाँ पर बॉक्स दिखाया गया है, अदरवाइज आपको इस तरीके के किसी बॉक्स का यूज करना नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। आगे बढ़ा जाए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई साहब, अब इंट्रो में आप क्या लिख दोगे कि वॉलंटियरिंग इन द लोकल कम्युनिटी अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर यंग एडल्ट्स, हेल्प्स देम डेवलप न्यू स्किल्स एंड इंटरेस्ट, बेनिफिट्स द कम्युनिटी एज अ होल, है ना। आप पूरे लिख दो या फिर इनमें से एक दो पॉइंट उठा लो, काफी है। अब रीजंस टू वॉलंटियर भी आप बता सकते हो कि भैया क्यों, आखिरकार रीजन होना, क्या रीजन होने चाहिए वॉलंटियर करने के, तो आपको रीजन क्या बता सकते हो, बताओ। इतना तो आप सोच ही पाओगे कि अ ग्रेट वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड, क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स। क्या क्या कर सकता है, ग्रेट वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, एक बढ़िया तरीका है। अगर आप इन्वॉल्व होते हो लोकल कम्युनिटी में तो एक बढ़िया तरीका है, जो आप कम्युनिटी से ले रहे हो उसको वापस कर पाओ, अपना योगदान दिखा पाओ। साथ ही साथ कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड, और लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकते हो। साथ ही साथ क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स, आप सोशल बॉन्ड्स को इंक्रीज कर सकते हो। और इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं। कंक्लूजन में आप क्या बताओगे भाई, कंक्लूजन में वॉलंटियरिंग इज वंस लोकल कम्युनिटी इन वंस लोकल कम्युनिटी इज रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। ये रिवॉर्डिंग होता है क्योंकि आपको अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हो ना अपने कम्युनिटी के लिए, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है आखिरकार, है ना। कैन बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को तो फायदा करेगा ही, उसकी पर्सनल ट्रेट्स उभरेंगी, वो समाज के लिए सोचना सीखेगा, और साथ ही साथ कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होगा। और इंपॉर्टेंट फॉर young adults to get involved and make a positive contribution to the world around them, और उनको जरूरी भी है कि भैया वो अपने अराउंड का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसमें जाएं और उसको और ज्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, राइट। आगे बढ़ जाते हैं भैया। अभी भी आपका देखो ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, यहां पर भी आपको रिपोर्ट लिखनी है। अभी आपने क्या लिखा भाई साहब, लेटर लिखा, यहां पर आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। आर्टिकल राइटिंग के बाद आ गई आपकी रिपोर्ट राइटिंग। चलो रिपोर्ट राइटिंग भी देख लेते हैं। अल्टीमेटली आपको बेटा इसका ये देखना है फॉर्मेट क्या है, बाकी आंसर अभी जब आपके पेपर्स आएंगे ना बोर्ड्स, तो एक एक कई सारे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसकी चिंता मत करो। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूं, बाकी आपको मैं फॉर्मेट बताता चल रहा हूं, ठीक है ना। सो जस्ट डोंट वरी, आपको बताया सब कुछ जाएगा। ये एक सैंपल पेपर है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके पेपर में ये आएगा, इस तरीके से मार्क्स होंगे और आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो क्योंकि ये तो आने नहीं वाला है सेम टू सेम, ये आपको जरूर पता होना चाहिए फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट इज द की बेटा, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जो नए होंगे। फॉर्मेट पता है तो उनका आंसर दे पाओगे, और अगर इनको मैं टाप दूं, बता दूं इनके आंसर, तो कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट बता दिया तो बस आपका भला है। द RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अब पकड़ना फिर से शुरू करो, एक एक चीज भैया पकड़नी पड़ेगी तुमको। यहां पर RWA है भैया, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, कहां पर है ये है तुम्हारी नंदीपुरा 2 में। आगे, लॉन्च्ड अ वॉलंटियर प्रोग्राम फॉर द यंग एडल्ट्स इन एंड अराउंड द नेबरहुड, है ना। क्या इन्होंने किया भैया, वॉलंटियर प्रोग्राम किया फॉर द यंग एडल्ट्स इन अराउंड द नेबरहुड, ठीक है ना। ऑन 18 जनवरी 2023, कौन सी तारीख है भैया, 18 जनवरी 2023, ठीक है। एज सुनीता जे द लोकल करेस्पॉन्डेंट ऑफ द नेबरहुड newsletter, write a report covering this event, support your ideas with outline clues given below to craft your report। ठीक है भाई साहब, आपको रिपोर्ट बनानी है, आ जाओ। रिपोर्ट में क्या क्या आप ले सकते हो भैया,
विच वॉलंटियर प्रोग्राम, कौन सा वॉलंटियर प्रोग्राम है, इसका पर्पस क्या होगा लॉन्च इवेंट का, है ना, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस, भैया कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी इसमें, कौन अटेंड करेगा इसको, एनी की मैसेज डिलीवर्ड, अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो वो भी बताने की कोशिश करो। साथ ही साथ हाउ मेनी यंग अडल्ट्स इनकरेज टू ज्वाइन, कितने सारे यंग अडल्ट्स हैं जो इनकरेज कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए, एनी रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द अटेंडेंट्स, एनी इनसाइट इनटू फॉलो अप एक्टिविटीज प्लान्ड, या फिर व्हाट इंपैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन द कम्युनिटी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लो, बाकी तो धुर्राटे काट ही दोगे तुम। फॉर्मेट क्या बोलता है आपको, फॉर्मेट बोलता है कि बाबा हेडलाइन एंड बायलाइन पे आ जाओ, जिस तरीके से आर्टिकल में था, फिर रिपोर्टिंग प्लेस एंड डेट पर आ जाओ कि भैया कहां पर होने वाला है, ये तो जगह आपको बताई रखी है पीछे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पैराग्राफिंग करोगे ऑर्गेनाइजेशन का, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दोगे, उसके बाद 1 और 2 बॉडी पैराग्राफ दोगे, मतलब मुश्किल से मुश्किल 3 पैराग्राफ होंगे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आगे आ जाओ, इवेंट डिटेल्स दोगे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ इंक्लूसिव ऑफ विटनेस अकाउंट्स, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या आंसर दे देना है आपको ये पकड़ लो बस किन चीजों का आंसर आप दे दो कि भैया कौन कर रहा है, ठीक है ना, साथ ही साथ इवेंट स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजर कौन है, स्पेशल गेस्ट कौन है अगर कोई ऐसा है, साथ ही साथ कहां हो रहा है और कब हो रहा है ये बता दो भैया, डेट बताओ, टाइम बताओ, प्लेस, टाउन, सिटी, वेन्यू, फलाना फलाना बताना है, व्हाट एंड हाउ, है ना, आपको बताना है इवेंट क्या हो रहा है और कैसे होगा, प्रोग्राम की डिटेल्स बताओ, आखिरकार होने क्या वाला है वहां पर, व्हाट डिड दोस्त प्रेजेंट थिंक, है ना, और जो वहां पर वो क्या सोचते हैं, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स लो दूसरों के और वो भी बताने की कोशिश करो, है ना। ये रिपोर्ट राइटिंग की आप चीजें फॉलो कर सकते हो कंटेंट में। आगे आ जाओ भैया, अब आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। सेक्शन सी बोले तो लिटरेचर। अभी तक आपने 18 नंबर के लिए इतनी जिद्दोजहद की थी, अब आपको क्या करना है, इस जगह पर आपने कितने नंबर पा लिए थे भैया, इस जगह तक आपने 18 नंबर अपने #18 पूरे कर लिए। उससे पहले आपने #22 पूरे किए थे, ठीक है, 40 हो गए भैया यहां तक। अब केवल 40 नंबर का क्या बचा है, लिटरेचर बताए। अब इसकी बात और करते हैं, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अब मैं एक ही बताऊंगा, है ना, यहां पर आपको सिर्फ चीज में और लगा मिलेगा, तो मैं एक बता दूंगा। और क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूरा का पूरा, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर एक चैप्टर का मैंने बता रखा है। और फिर मैं वही बात बोलूंगा कि अगर मैं इसके आंसर करवा भी देता हूं सारे के सारे, तो इससे ये नहीं आने वाला है आपको। लिटरेचर के लिए तो बेटा वैसे भी सैंपल पेपर की कोई महत्व नहीं, बस क्वेश्चन टाइप देख लो, बहुत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। चलो, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू, है ना। आपको कितने आंसर देने भाई साहब, एनी वन ऑफ द टू। क्या बोल रहे हैं, एनी वन, कोई एक का आंसर देना, तो एक का ही दिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये भैया तुम्हारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी पहला है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, आंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और एक दूसरा भी है, इसके बाद क्या, दूसरा इसके बाद दिया जाता है, आई लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है ना। तो हम इसको दूसरा करना पसंद करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर ज्यादातर बच्चों ने पढ़ रखा है, तो अभी तक देखा होगा, हाफ ईयरली के पहले मैं ये सब करवा रहा हूं आपको, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहला चैप्टर देखो, आपके पेपर में भी यही आने के आसार है। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, वॉन पेल, है ना, उनका चेहरा बिल्कुल कलरलेस हो गया। वॉन का मतलब क्या है यहाँ पर वॉन का मतलब बच्चे कलरलेस, उनका चेहरा बिल्कुल कलरलेस हो गया, पेल यानी कि बिल्कुल मुरझा सा गया है। साथ ही साथ एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि एक विंटर के समय में मून नहीं हो जाता बिल्कुल धुंधला धुंधला सा बादलों के पीछे, वैसा दिख रहा है उनका चेहरा। फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे वही दर्द याद आ गया जैसे बचपन में मैं एक बार बिछड़ गई थी, वही मुझे याद आ रहा था, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने क्या, मेरे मुंह से निकला सिर्फ और सिर्फ इतना, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी मम्मी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल स्माइल, और मैं सिर्फ 3 बार स्माइल स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुरा सकी अपनी मम्मी के सामने। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट। भैया ये जब क्वेश्चन, ये सब वाकया घट रहा है, तो स्पीकर का इमोशनल स्टेट क्या है, व्हेन लुकिंग एट हर मदर, जब वो अपनी मम्मी की तरफ देख रही है, ठीक है ना। ये बताने की आपको करनी है कोशिश। चलो बात करते हैं। तो कंफ्यूज एंड डिसओरिएंटेड, ये तो बेटा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि वो कंफ्यूज है, कंफ्यूज तो कटे ही नहीं है। नॉस्टैल्जिक एंड लॉन्गिंग, ये भी सही नहीं। नॉस्टैल्जिया क्या, नॉस्टैल्जिया तो पुरानी यादों के लिए होता है ना, अभी तो मम्मी के सामने ही खड़ी है। एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भी नहीं है। फियरफुल एंड एप्रीहेंसिव, वो फियरफुल है कि यार अगली बार मैं जब आऊंगी तब तक मेरी मम्मी बचेंगी कि नहीं बचेंगी, यही उसके मन में डर सता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। व्हाट डज द यूज ऑफ द वर्ड बट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, बट ऑल आई सेड, लेकिन ये जो शुरुआत में वर्ड यूज हुआ है ना बट, इसका क्या मतलब है, तो देख लो, इट सजेस्ट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्पीकर्स इंटरनल इमोशन रिस्पॉन्स एंड हर आउटवर्ड बिहेवियर, है ना। ये बट क्या है, उनका अंदर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और बाहर वो क्या कर रही है ना। अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही है, लेकिन बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखा रही है, ताकि मम्मी को भी ऐसा फील ना हो कि ये बच्ची मेरी परेशान हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द वर्ड दैट विल नॉट कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। एक ऐसा वर्ड ढूंढो भाई साहब, क्या देखो, ऐसा वर्ड ढूंढो जो नहीं कंप्लीट करेगा। कितना बढ़िया पूछ रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मदर एस वॉल पेन एज अ लेट विंटर्स मून क्रिएट्स अ विविड इमेज ऑफ वल्नरेबिलिटी, यानी कि कितना तक कमजोर हो गई है, दयनीय हो गई। ये तो भाई साहब सेंस पूरा कर देगा। फ्रेटिलिटी है ना, फ्रेलिटी कितनी कमजोर है, साथ ही साथ मोर्टेलिटी यानी कि बिल्कुल मरणासन है। लेकिन सेंसिटिविटी एक ऐसा वर्ड है जो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे पूछ रहे हैं भैया, बताओ सही है कि गलत है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन पेल एज अ विंटर्स मून। अब यहां पर एज आ गया है तो आपको सीधी सीधी बात है, सिमिली होगा, ठीक है। अब आगे बात करोगे, मून इन द सेम एज द वन यूज्ड इन द लाइन द विंटर विंड विस्टफुली वेल्ड एट नाइट, है ना। अब विंटर विंड विस्टफुली वेल्ड एट नाइट, तो इन दोनों में क्या सेम है, दोनों में सिमिली यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरे में सिमिली यूज नहीं हो रहा है। आगे, व्हाट मैसेज डू दीज लाइंस हाईलाइट, ये क्या मैसेज हाईलाइट करती हैं ये लाइंस, देखो, है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिलियर रिलेशनशिप्स एंड द स्पीकर्स सेंस ऑफ एंजाइटी एंड फियर एट द prospect of losing her mother, what message, ये लाइंस क्या मैसेज बताती हैं। तो द पोएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ cheering, क्या भैया, चीयर करो, एंड अप्रिसिएटिंग पीपल वी लव व्हाइल वी स्टिल कैन। तो भैया जब आपके साथ आपके प्यार करने वाले लोग हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जब आपके साथ वो हैं तो उनकी वैल्यू करो, ये आपको वो सिखाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6 मार्क्स हैं, तो भैया 6 क्वेश्चन भी हैं साथ ही साथ। कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड स्माइल सजेस्ट दैट। अभी मैंने आपको देखो क्लास में भी सारे वर्ड्स कराए रखे हैं, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जो सैंपल में रखे हुए हैं, कि भैया जो रिपीटिशन हो रहा है स्माइल का क्या दिखाता है। द स्पीकर इज ट्राइंग टू होल्ड बैक हर इमोशंस, उसके जो इमोशंस उमड़ उमड़ के आ रहे हैं ना, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मम्मी से दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रही है एंड रिमेन कंपोज्ड, और शांत रहने की कोशिश कर रही है, डिस्पाइट द पेन शी फील्स एट हर पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। हालांकि वो फील कर रही है वो दर्द कि मैं मम्मी से अपने बिछड़ रही हूं, लेकिन वो अपने आप को रोक रही, थाम रही। अगर वो रोई तो मम्मी पक्का रोएंगे और परेशान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। आओ बात करते हैं, ये 4 नंबर का है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनीवन। अब ये किसका, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड है। फिर से पहला नहीं दूसरा ही करते हैं, ठीक है ना। आंसर आपको तो मिल ही रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या है देखते हैं। 1 मिनट, ये आपसे पूछा गया भैया द टाइगर किंग का, देख लेते हैं भैया, टाइगर किंग का देख लेते हैं। वैसे भी आपके एग्जाम में ये बार टाइगर किंग आ रहा होगा। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अगर सही मायने में बात करें तो टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, किस तरीके से वो मरा, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट का मामला है। साथ ही साथ इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द टेल में बताया जा पाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। द चाइल्ड वाज ग्रोन अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, हीरो ऑफ द हीरोज, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, बट दे bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. अब देखो, जब वो पैदा हुआ था तो उस समय क्या था भैया, नक्षत्र जो था वो बुल नक्षत्र था। इसीलिए बुल जो होता है टाइगर का क्या होता है, अभी ये बताया नहीं है, बुल नक्षत्र था, इसलिए इस नक्षत्र में जो भी पैदा होता है वो मरता जरूर है। बार बार ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि ये हीरोज ऑफ द हीरो होगा, चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस होगा, किंग्स ऑफ द किंग्स होगा, बहुत महान होगा। लेकिन, और ये लेकिन कहते हुए अपनी थूक को गटक लेते ऐसे करके और बताते नहीं। लेकिन जब उनसे पूछा है तब नहीं बताओ क्या बात है, तब वो बताते हैं कि भाई ये मैटर ऑफ ग्रेट सीक्रेट है, पर बताना नहीं चाहते, पर आप पूछ रहे हो तो बताते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, कंप्लीट करना है। द ऑथर्स पर्पस इज यूजिंग फोरशैडोइंग इज टू, भैया जो फोरशैडोइंग यूज कर रहा है इसका क्या मतलब है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अप्रोचिंग डूम। वो ये दिखाना चाहता है कि भैया बहुत जल्दी भैया बर्बादी सामने आने वाली है, या तो ये बता दो, या तो यूज इट एज अ टूल टू हाइटन द रीडर्स क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन द स्टोरी। ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कि वो इसलिए करता है ऐसा बार बार, ताकि वो रीडर की क्यूरियोसिटी बढ़ा सके, आखिरकार ऐसा क्या है जो मरेगा ही मरेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इमोशन वर द एस्ट्रोलॉजर्स फीलिंग when they bit their lips, इमोशन क्या थे उनसे, वो ह्यूमिलिएशन में थे, शर्मा रहे थे, ऐसा नहीं था भैया। डिसबिलीफ, उनको बिलीफ नहीं था, गलत है। ग्रीफ, दुख में भी नहीं थे। अनईज, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रेट आर द एस्ट्रोलॉजर्स लॉर्डिंग, है ना, विच ट्रेट आर द एस्ट्रोलॉजर्स लॉर्डिंग व्हेन दे से वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो भैया बता रहे हैं ब्रेवरी होगी इसके अंदर, हीरोइज्म होगा, लीडरशिप क्वालिटीज भरी पड़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका,
हाउ इज द लाइन द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, है ना। बताइए ये जो लाइन है किस तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट है, मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, है ना। तो दिस इज सो बिकॉज द वर्ड फैंटास्टिक इज यूजुअली, जो फैंटास्टिक वर्ड है कब यूज किया, जब कोई चीज अच्छी होती है, एसोसिएटेड विद समथिंग पॉजिटिव। ये जो फैंटास्टिक है पॉजिटिव चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वाइल द वर्ड डिमाइस, जो डिमाइस वर्ड है वो नेगेटिव है, किसी की मृत्यु जो होती है नेगेटिव होती है हमेशा, है ना, समथिंग नेगेटिव और ट्रेजिक, इसीलिए बोला जा रहा है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है यहां पर। एक तरफ तुम फैंटास्टिक यूज कर रहे हो और एक तरफ डिमाइस यूज कर रहे हो, फैंटास्टिक पॉजिटिव है और डिमाइस नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है तो अगला वही आ जाएगा। अब यहां पर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड गिवन द क्वेश्चन। अब फिर से 6 बताने भाई साहब, क्या बोल रहा है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर आर अ ग्रेट बसल। अब ये पहले ही चैप्टर का है, द लास्ट लेसन। क्वेश्चंस को देखते हैं, सीधे आप लोग पढ़ रखे होंगे आराम से। तो लिस्ट एनी 2 सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। सेंसरी पहला द साउंड्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, ये हो गया सेंसरी, और द लाउड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, ये हो गया। 2 ही बताने थे पर तीसरा भी देख लो, लिखना 2 ही। टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, 3 सेंसरी डिटेल्स हो गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भैया, व्हाट डज द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है भैया मेन लीड या फिर हीरो, है ना, जो आपकी स्टोरी का हीरो है। फील एंग्जियस, जो आपका फ्रांस है, वो जो बच्चा एंग्जियस क्यों फील कर रहा है अबाउट एंटरिंग द क्लासरूम ऑन द पर्टिकुलर डे, उस दिन घुसने में इतना वो अनकंफर्टेबल क्यों है, क्योंकि द क्लास मेट्स हैव स्टार्टेड द लेसन, है ना, क्योंकि भैया जो क्लास थी वो पहले से ही लग चुकी थी और एकदम तैयारियां पूरी जोरों जोरों से हो चुकी थी और वो लेट हो गया था, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल था। आगे कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, भैया कंप्लीट करो। द फ्रेज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग सजेस्ट दैट, भैया द संडे मॉर्निंग जो होती है ना वो कैसी होती है, संडे मॉर्निंग यूजुअली क्वाइट होती है, शांत होती है और बहुत ही स्थिर होती है, एज इफ इट वर अ डे ऑफ रेस्ट, क्योंकि लोग उस समय रेस्ट करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। उसी तरीके से उस दिन भी शांति थी, जैसे हॉलीडे हो, है ना, या फिर स्कूल का ऑफ हो, रादर देना बसलिंग स्कूल डे। और रोज का जो दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, उस दिन काफी ज्यादा हो हल्ला होता है, लेकिन संडे को लोग आराम करते हैं, भैया आज तो रेस्ट करेंगे, इसीलिए यूज किया गया है क्या इसको, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यही को आपको बताना था। आगे देखते हैं, pick evidence from the extract that helps one infer that this was not the protagonist's first time being late। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आप बता पाओगे तो बहुत अच्छा होगा। 5 स्टार क्वेश्चन है ये भैया। एक एविडेंस देना है हमको, क्या देना है, एक एविडेंस देना है। किस बात का एविडेंस देना है हमको, हमको इस बात का एविडेंस देना है कि वो जो बच्चा था ना, प्रोटेगोनिस्ट है हमारा, वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भैया लेट हुआ है, वो इससे पहले भी लेट होता आया था। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा क्योंकि जब उसको पता था ना कि मैं धीमे से, जब सब लोग बात कर रहे होंगे, जब टीचर पढ़ाएंगे मैं धीमे से घुस जाऊंगा, उसके दिमाग में आइडिया था, इसका मतलब पहले भी कई बार क्या कर चुका था, लेट जा चुका था और धीमे से घुस जाता था। इसका मतलब पता चलता है जो हमारा मेन लीड है फ्रांस, वो पहली बार लेट नहीं हुआ, तो कई बार लेट हो चुका था। अब देख लो भाई साहब इसका आंसर क्या होगा। The protagonist seems to have a plan for how to sneak into, मतलब कैसे क्लास में जाना है without being noticed, suggesting that they may have been in the similar situations before, है ना, क्योंकि वो बता रहा था ना किस तरीके से मैं स्नीक आउट कर जाऊंगा, सब पढ़ रहे होंगे, टीचर अपना मुड़ के पढ़ा रहा होगा, मैं एकदम से चुप के घुस जाऊंगा। इसका मतलब ये प्लान उसके दिमाग में बहुत पहले से है, वो बार बार ऐसा करता है, इससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बता रहा है। व्हाट डज द टर्म टेरिबल आयरन रूलर इंडिकेट अबाउट एम हेमल। भैया ये जो टेरिबल आयरन रूलर है क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है भैया स्ट्रिक्ट है टीचर, और सिवियरिटी बताता है कि कितना स्ट्रिक्ट है अपने डिसिप्लिन को लेकर के टीचर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइंस बेस्ट सजेस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। भैया सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है, सेंट्रल आइडिया इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है जो कि यहां पर दिया हुआ है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। भैया कितना पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का नहीं बताना है बेटा, जितना एक्सट्रैक्ट दिया सिर्फ उतने की बात हो रही है, तो यहां पर पंक्चुअलिटी की बात अच्छी हो रही है, ठीक है ना। ये और करके आएगा, 2 पूछे जाएंगे, एक बताना रहेगा। ये आपसे पूछा गया है लॉस्ट स्प्रिंग से, ये भी पहला और दूसरा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, ये भी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके पास कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6, उनमें से कितने का 5 का आपको आंसर देना होगा 40 to 50 वर्ड्स में, ठीक है बच्चे। आ जाओ देखते हैं। What can be inferred from Rajendra Prasad recorded upshot of lawyer consultations at Motihari। ये बताना चाहिए आपको, आपको क्या बताना है, आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा भी रखा है, जब मैं मैराथन कराऊंगा तब भी करा दूंगा, कि भैया क्या अपशॉट, यानी कि अपशॉट बोले तो कहां गया अपशॉट, अपशॉट बोले तो क्या रिजल्ट बताया आकर के, है ना, क्या रिजल्ट बताया आकर के राजेंद्र प्रसाद ने, जब गांधी जी ने बोला था कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो इन किसानों का क्या होगा, तो उन लोगों ने कह दिया कि किसानों का क्या, हम लोग तो चले जाएंगे। अब जब उन लोगों ने बात की तो गांधी कमिटमेंट, गांधी जी का जो कमिटमेंट था टू द कॉज ऑफ पीजेंट्स, कि भैया उनकी किसी भी तरीके से हमको हिफाजत करनी, पेजेंट्स यानी कि किसानों की, डिस्पाइट बीइंग स्ट्रेंजर टू द रीजन, हालांकि वो
उस जगह पर पहली बार आए थे और स्ट्रेंजर भी थे, वॉज एग्जेम्पलरी, बहुत एग्जेम्पलरी था, एंड मोटिवेटेड द लॉयर्स टू कंटिन्यू देयर सपोर्ट, और इस चीज ने उनको मोटिवेट कर दिया, किनको, जो लॉयर्स थे, कि वो फिर से किसानों के हक में खड़े हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डगलस यूजेस सेंसरी डिटेल्स टू क्रिएट अ विविड इमेज ऑफ द अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस इन द पूल, है ना। विलियम डगलस ने क्या क्या यूज किया था भैया? सेंसरी डिटेल्स बताई थी। जब मैं नीचे गया मेरी सांस फूल रही थी, फिर सिर्फ आंखें बाहर आई, फिर उसके बाद नाक अंदर चली गई, मेरे पैर एकदम पत्थर से हो गए, पैरालाइज हो गया था, है ना। ऐसा लग रहा था मैं कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूं, डर मुझे पकड़ रहा है, खींचता चला जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने जो सेंसरी डिटेल्स दिए हैं, क्रिएट अ विविड इमेज, हमारे दिमाग में एक इमेज बनाने के लिए, ऑफ द अनफॉर्च्यून, जो उनके साथ एक्सपीरियंस किया उन्होंने पूल में। व्हाट माइट बी द इंपैक्ट ऑफ द रीडर इफ द नरेशन वर मोर इंफॉर्मेटिव देन सेंसरी। अगर ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा होती और सेंसरी ना होती तो क्या हम पर इंपैक्ट पड़ता? अगर ये ज्यादा बेटा सेंसरी होती नहीं और इंफॉर्मेटिव होती तो हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, उस इमोशन के साथ अपने आप को बाइंड नहीं कर पाते, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन से हम चीजों की टेक्निकलिटी तो समझ लेते लेकिन उस दर्द को ना महसूस कर पाते अगर सेंसरी ना होता। आप इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से पढ़ के समझ सकते हैं। बढ़ जाते हैं आगे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द सेटिंग ऑफ द रिमोट फॉरेस्ट लोकेशन इन रैट ट्रैप कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल टोन एंड मूड ऑफ द स्टोरी। ये जो सेटिंग है ना किसकी, रिमोट फॉरेस्ट की लोकेशन की, रैट ट्रैप में कैसे कंट्रीब्यूट करती है पूरी तरीके से टोन और मूड जो है स्टोरी का उसमें, तो देख लेते हैं। क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डिसोलेशन, ये कैसे क्या क्रिएट करती, आइसोलेशन एंड डिसोलेशन क्रिएट करती। आंसर आपको बनाना है, ये हिंट्स दे रहे हैं, है ना। एम्फसाइजिंग द लोनलीनेस, और ये लोनलीनेस अकेलेपन को एम्फसाइज करती है। डिस्पेयर दैट द पेडलर एक्सपीरियंसेस, साथ ही साथ हार्श विंटर कंडीशंस है वहां पर, और बैरन लैंडस्केप, यानी कि बिल्कुल वीराना पड़ा है, सुनसान है मामला। और टू द ओवरऑल टोन ऑफ मेलनकोली एंड होपलेसनेस। द फॉरेस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट द क्या, मेटाफोरिकल विल्डरनेस of the human soul, highlighting the struggles and temptations the people face in the journey of their life। ठीक है, इनमें से किसी भी एक को पकड़ के आप लिख देना, आपका आंसर आ जाएंगे, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया अब आपके सामने। अब यहां पर क्या भाई, हाउ माइट द मैसेज ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स बी डिफरेंट इफ द फॉलोइंग लास्ट 4 लाइन्स वर ओमिटेड, है ना। आपके सामने सीधे क्वेश्चन देकर के पूछा, क्या बात है ना। इसका आंसर आप देख लो, आराम से दे लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, Umberto Eco, with reference to the name of the rose, says, I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. What could have meant? इसका क्या मतलब है? अगर मैंने लेटर 10 साल पहले 10 साल बाद लिखा होता, इसका क्या मतलब है? तो भैया Umberto Eco suggests that the success of his book, The Name of the Rose, was largely due to timing. उनको ऐसा लगता है कि भैया जो उनकी बुक सक्सेसफुल हुई ना, वो टाइमिंग के कारण हुई। ठीक बात है। He believes that if he had written the book 10 years earlier, 10 years later, it wouldn't have had the same impact. अगर उन्होंने अपनी किताब 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो इम्पैक्ट सेम नहीं होता, कम या ज्यादा हो सकता था। आगे, this could be interpreted as Eco recognizing the importance of cultural context। वो समझ रहे हैं किसको बेटा, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, and how the reception of a work of art is influenced by the historical, social and political climate of its time। और किस तरीके से कोई बिग जो होती है उस पर हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल जो क्लाइमेट होता है उस समय का कैसे प्रभाव डालता है, इसलिए वो बोल रही हैं। आप सिर्फ इस पर ही अपना आंसर लिख सकते हो। बेसिकली आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है, तो एक थॉट पर भी अगर आप लिख देते हो तो आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं, 3 में से 3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारे सामने, ठीक है ना। इसका आंसर भी देख लो, ठीक है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है ना। अब फिर से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 मिलेंगे, 40 से 50 वर्ड्स में आपको क्या देना है भाई साहब, आंसर देना है। हाउ कैन वी से, हम किस तरीके से कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट द वेदाई पैकेट इंडिकेट रिवील्स दैट द राइटर लीक्ड द cognitive and emotional maturity required to understand the implications of untouchability, है ना। किस तरीके से आपको इसका आंसर बनाना है, आप इसको देख करके समझ सकते हो, आपको खूब सारे आइडियाज दिए गए, ठीक है ना। बाकी आप क्लास जब ज्वाइन कर रहे होगे तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का एकदम सटीक आंसर दिया गया होगा, और आपको मैं बनाना सिखाता हूं किस तरीके से कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको पकड़ के आप आंसर बनाते हो। यहां पर पूरा आपको थॉट्स दिए गए, मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको आंसर देना तो आपको कीवर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान दो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, ठीक है ना। बाकी सोल्यूशन आपके सामने दिया गया, आप उसे पढ़ लो और उससे इन्फर करने की कोशिश करो कि आप किस तरीके से आंसर अपने बनाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्ले ऑन द फेस इट, है ना, प्ले on the face of it suggest about the importance of empathy in overcoming prejudice and stereotypes, है ना। आपसे ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, बस यही समझ करके चलो कि भैया क्वेश्चन टाइप यहां पर एनालिटिकल है, दैट्स इट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आंसर द क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द एनिमी, है ना। स्टूपिड यू मी द सी म्यूटेड फायरसली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन,
ठीक है ना, एंड अ वंडरफुल हेल्पलेस मैन। अब इसका आपको आंसर देना, एक्सप्लेन द सुपीरियरिटी हाना इज कन्विंस्ड अबाउट, ठीक है ना। चलो इन सभी पॉइंट्स के हिसाब से आप आंसर दोगे। अब मुझे पता है क्योंकि आप लोग अभी, खास करके अभी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी इंटर में, वो इन सभी क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाए क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ाई नहीं गए होंगे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, जो आपको पढ़ाए गए हैं उसके हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया है। एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं लिटरेचर में, तो अब हम लोग एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान देंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे इंस्टेड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास क्या आ गया। इमेजिन यू आर पैब्लो नेरूदा द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, ठीक है, मान लेते हैं कीपिंग क्वाइट के हम पोएट है। What advice might you offer to the Robert Frost, the poet of a roadside stand, in the context of his complicated emotions? ठीक है ना, क्या आप उनको बताओगे? और साथ ही साथ आपको क्या बोला जा रहा है, the requisite lift of spirit has never been found, और so the voice of the country seems, और ये सब बता दिया। साथ ही साथ आप कैसे, आपको क्या करना है, आपको लिखने को क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया तरीके से पूछा गया भैया, लेटर लिखने को बोल रहे हैं, है ना। द पोएट टू कीपिंग क्वाइट, व्हाट एडवाइस माइट यू ऑफर टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप भैया क्या एडवाइस करोगे, ठीक है ना। एडवाइस आपसे पूछ, ज्यादा भारी हो गया ये तो, आप क्या एडवाइस दोगे। यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ द रोड साइड स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द है ना कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस में एज डिस्प्लेड इन द गिवन लाइंस। आप ये लाइंस पढ़ोगे फिर आप बताओगे, और आपको बता रहे इस तरीके से अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। डियर रॉबर्ट, आई रिसेंटली रीड योर पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड यू मे एंड दिस वे, और यहां से आप आगे बढ़ाओगे अपनी स्टोरी को, ठीक है ना। और किस तरीके से एंड करोगे, यू मे एंड दिस वे, आई होप दिस एडवाइस इज हेल्पफुल टू यू, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई कैन डू टू सपोर्ट यू, वार्मली पैब्लो नेरूदा। सिंपल है, यहां पर बस आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, अल्टीमेटली आपको दोनों के बीच में एक बाइंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा, और ये थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि भैया तुमको 5 नंबर चाहिए तो बड़ा तो लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, और मैं आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है, आप इसका भी क्वेश्चन आराम से दे लोगे आंसर, ठीक है। अल्टीमेटली क्वेश्चन का टाइप समझो, और लास्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चन पढ़ लो बच्चा। क्वेश्चन आपसे किस टाइप के पूछ रहा है, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल जो स्टोरी है उसमें क्या बोला है, बाय जैक फिनी, चार्ली इज ऑब्सेस्ड विद, जो चार्ली है ना भैया, जो 31 साल का है, वो क्या चाहता है भैया, ऑब्सेस्ड है किस चीज को, फाइंडिंग, क्या वो थर्ड लेवल दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा पागल हो रखा है थर्ड लेवल को। तो in an attempt to thrash out whether this obsession is good quality or harmful one, Charlie's wife expresses her thoughts in a diary entry। तो चार्ली की वाइफ उसके इस पागलपन के बारे में अपनी डायरी में कुछ लिखना चाहती है और लिख रही है ना। एज लुइजा चार्लीज वाइफ राइट द डायरी एंट्री, अब भैया तुम उसकी पत्नी बन जाओ, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पर जाना पड़ेगा और अपने आप को रख करके वहां सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बेटा। सपोर्ट रिस्पॉन्स विद रेफरेंस टू द स्टोरी, यू मे बिगिन विद दिस, और इस तरीके से आप बिगिन कर सकते हो। आई हैव बीन मैरिड टू चार्ली फॉर फ्यू इयर्स नाउ, आई हैव ऑलवेज नोन हिम टू बी एन इंटेलिजेंट मैन विद एन imaginative mind, however his recent obsession with finding the third level has, अब ऐसे करके आप आंसर बढ़ा दो, है ना। यहां पर आपका आंसर लिखा भी हुआ है कि विद फाइंडिंग द, कहां गया, नो हिम इंटेलिजेंट मैन विद एन इमेजिनेटिव माइंड, हाउएवर हिज रिसेंट ऑब्सेशन विद फाइंडिंग द थर्ड लेवल हैज लेफ्ट मी क्वाइट वरीड। अब उसका जो ऑब्सेशन है ना उसको ढूंढने का थर्ड लेवल को, मैं उससे परेशान हो गई हूं। व्हाइल ही टॉक्स अबाउट इट विद एक्साइटमेंट, जब वो बहुत एक्साइटमेंट से इसकी बात करता है, आई कैन नॉट हेल्प वंडर इफ इट इज अ गुड क्वालिटी और अ हार्मफुल वन, मैं बस सोच पाती हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी है खराब क्वालिटी है। एक तरफ तो चार्लीज ऑब्सेशन डिस्प्लेज हिज डिटरमिनेशन एंड परसिस्टेंस इन अचीविंग हिज गोल्स, एक तरफ तो मुझे ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा डिटरमाइंड है और कितना ज्यादा क्या है भैया, परसिस्टेंस है अपने गोल्स को पाने के लिए, और दूसरी तरफ इट शोज दैट ही इज विलिंग टू गो टू ग्रेट लेंथ्स, कि वो किसी काम को करने के लिए भैया बहुत हद तक जा सकता है ना। अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, और मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ को क्या कर सकता है, रिवील कर सकता है। हिज इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी आर एडमायरेबल, उसकी जो क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन है वो एडमायरेबल क्वालिटीज है। दैट हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड मी टू द हिम, जिसने हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट किया है। हाउएवर, हालांकि उसका ऑब्सेशन हैज कॉज्ड हिम टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, लेकिन उसका जो ऑब्सेशन है वो रियलिटी से दूर हो गया। वो थर्ड लेवल एक इमेजिनरी थिंग में पागल हुआ जा रहा है और रियलिटी से बहुत दूर हो गया है, ठीक है। आगे, he is no longer able to differentiate between what is real and what is not, अब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि क्या रियल है और क्या रियल नहीं है। He spends all his time and money searching for a place that may not even exist, वो अपना पूरा टाइम खर्च कर रहा है एक ऐसी जगह को खोजने में जो वाकई में है भी नहीं। This could be harmful not only for himself but also to our family, वो सिर्फ उसके लिए नहीं हमारी फैमिली के लिए भी ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को बढ़ाओगे, खूब लंबा चौड़ा लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसको देख ही रहो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अ ग्रोथ ऑफ जितकाला सा रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंडिकेट
incident about cutting off her long hair and in conflict that she did not do enough to resist and surrender easily. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाद में आपको बोलेंगे क्या भैया कि आप क्या करो, if she could have tried something as the ग्रोन अप जिनका सा क्रिएट अ डायरी एंट्री, यहां पर भी डायरी एंट्री, तो भैया डायरी एंट्री आपको लिखना सीखना पड़ेगा और मैं आपको अपनी क्लासेस में फॉर श्योर सिखाऊंगा। चलो, इस तरीके से आपने देख लिया कि भैया कैसे आप इन चीजों को डील करने वाले हो। अब चूंकि आप लोग अब सीरियस हो गए अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो मैं लास्ट में, मैंने शुरुआत से नहीं कहा कि आप लोग शेयर करो लाइक करो, लेकिन अब मैं आपके मतलब की बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग वाकई में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो बेटा आप जितनी जल्दी हो सके इग्नाइट बैच को ज्वाइन कर लो। आप जाओ अड्डा 24/7 की साइट को खोलोगे, वहां पर आपको ये ऑल कोर्सेज का पॉइंट दिखेगा। ऑल कोर्सेज जब आपको दिख जाए उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहां पर स्कूल K-12, उस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है CBSE बोर्ड क्लास 12th पर। यहां पर आपको दिख जाएंगे खूब सारे इग्नाइट बैच फॉर साइंस, फॉर आर्ट्स, फॉर कॉमर्स, है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के लिए। अब आप किसी पर भी क्लिक कर लो, है ना। अब आपको यहां पर दिखेगा क्या, यहां पर आपको दिखेगा इसकी कितने चार्ज है भैया, 2,999, बोले तो 3,000, लेकिन आपको क्या 3,000 देने हैं? नहीं, आपको 3,000 देने नहीं है बेटा। अगर आप ये कोड लगाते हो S743, ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देता है, ठीक है ना। अभी कल ही परसों 2-3 बच्चों ने एनरोल किया इसमें और दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ अब यहां पर अलग लेवल पे हमारी तैयारी कराई जा रही है S743, क्योंकि जो एग्जाम है ना वो लगातार बदल रहा है बेटा, हर साल कुछ अपने आप में नया लेकर के आ रहा है। तो अगर आप ये लगाते हो S743 तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाते हो। ये 2,999 यानी 3,000 से 2,490 में हो जाता है, यानी कि 500 रुपए से भी ज्यादा का आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डू यूज दिस कोड S743 और कोई कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको कॉल करे, कुछ भी करे, यही कोड आपके काम आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए S743, और आपको इसके तहत हर वो चीज मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं लगातार आता रहूं और आप उनसे जुड़े रहें। एंड एट लास्ट मैं आप सभी से कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक ही अपेक्षा है मेरी कि आप लोग अपने कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करें, अगर आपको क्वेरी है तो करो, अच्छा लगा है तो कमेंट करो, और शेयर जरूर करना बच्चा अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करते समय लाइक कर देना, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि हाँ वाकई में आप लोगों के अंदर वो जोश है कि आप मेरी जोश को, इस समय पता है रात का बज रहा है 2 और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, यानी कि मैं इतना डेडिकेशन दिखा रहा हूं कि रात के 2 बजे भी आपके लिए जल्दी से जल्दी चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देख सको कि हाँ भैया तैयारी को किस लेवल पे लेके जाना है। तो यूज कोड S743 एंड आ जाओ पेड में, मिलते हैं वहीं पर। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखो और धुर्राटे काटते रहो।